पेशे खिदमत है कहानी आसमानी जोड़ा। उस रोज सूरज गोया सवानेजे पर उतर आया था। चारों तरफ चलचलाती धूप फैली हुई थी। दिन के आगाज ही से आसमान ने आग बरसाना शुरू कर दी थी। जमीन तप कर तांबा बन चुकी थी। हवा भी सुबह ही से बंद थी। हब्स और घुटन ने हर जी रूह का नाक में दम कर रखा था। आज मैं खासी देर से थाने पहुंचा था। गुज़िश्ता रोज से मेरी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसमी बुखार ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। ताखीर से ड्यूटी पर पहुंचने का सबब भी यही था। मैंने जिस वक्त थाने में कदम रखा घड़ी 11 बजा रही थी। थाने का पूरा अमला हाजिर था और अपने फराइज पूरी तनदेही से इंजाम दे रहा था। मैं पसीने में शराबूर अपने कमरे में आ गया। थोड़ी ही देर बाद एक कांस्टेबल ने मटके में से ठंडे पानी का एक गिलास लाकर मेरी मेज पर रख दिया। फिर जाने से पहले छत वाले पंखे की रफ्तार बढ़ा दी और बाहर निकल गया। मैंने नीम दराज होकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद कर लीं। अभी पूरी तरह पसीना खुश्क भी नहीं हो पाया था कि हवालदार करमदाद ने अंदर आकर इत्तला दी, मलक साहब, उधर साथ वाले मोहल्ले में एक औरत जल कर मर गई है। ये कब की बात है? मैं संभल कर बैठ गया। हमें थोड़ी देर पहले पता चला है जनाब, उसने बताया। इत्तला देने वाला बंदा बाहर बरामदे में बैठा है। मैंने पूछा, कोई कार्रवाई हुई है? बस आपका इंतजार था जनाब। मैंने बाहर बैठे हुए बंदे को अंदर बुला लिया। वो 30-32 साल का एक स्याह रूह शख्स था। उसने अपना नाम सजावल बताया। आग उसके पड़ोस वाले घर में लगी थी। मैंने उससे 2-4 जरूरी सवालात किए और हवालदार करमदाद को साथ लेकर वकुए पर पहुंचा। आग घर के बावर्ची खाने में लगी थी और जल मरने वाली औरत का नाम राहत था। उस वक्त तक मोहल्ले वालों ने आग पर काबू पा लिया था और राहत की सोख्ता लाश घर के सहन में चादर से ढकी थी। मैंने चादर उठाकर देखा तो एक झुरझुरी लेकर रह गया। मुतवफ़्फ़ी राहत का पूरा बदन सीख कबाब की तरह भुन चुका था। खासतौर पर उसके चेहरे की बुरी हालत थी। वो इस कदर मस्ख हो चुका था कि देखकर खौफ आता था। मैंने करीहुन नजर लाश को ढक दिया और घूम फिर कर मकान का जायजा लेने लगा। वो 5 मरले यानी तकरीबन 100 गज पर बना हुआ एक दरमियाने दर्जे का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में 12x10 के 2 एक जैसे कमरे बने हुए थे। उन कमरों के आगे 8 फुट का बरामदा था। फिर कच्चा सहन था। सहन की मगरबी दीवार के साथ एक कितार में बावर्ची खाना, बाथरूम और लैट्रीन बने हुए थे। सहन की मशरकी दीवार के साथ अनार और अमरूद के 2 पेड़ लगे हुए थे। मकान के अगले हिस्से में बैठक नुमा एक बड़ा कमरा था और इसके साथ ही ड्योढ़ी बनी हुई थी। मकान का रुख जनूब की जानिब था। आग को सबसे पहले सजावल ही ने देखा था। वो राहत का हमसाया था और वकुए के वक्त वो अपने घर की छत पर मौजूद था। सजावल एक आंख से काना था। उसने बहुत से कबूतर पाल रखे थे और दिन का बेशतर वक्त वो छत पर ही गुजारता था। उसने बताया, मैं हस्बे मामूल अपने कबूतरों को दाना डाल रहा था कि साथ वाले घर से मुझे धुआं उठता नजर आया। पहले तो मैंने उस तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन जब वो धुआं बादलों की शक्ल इख्तियार करता गया, मैंने मजबूरन अपनी छत के किनारे पर जाकर दूसरे सहन में झांका और मैं सकते में रह गया। पूरा बावर्ची खाना आग की लपेट में था। मैंने नीचे गली में आकर वहां मौजूद लोगों को सूरत हाल से आगाह किया। घर का बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। कई अफराद एक साथ घर में दाखिल हुए। मैं भी उनमें शामिल था। बड़ी मुश्किलों से हमने आग पर काबू पाया। बावर्ची खाने का दरवाजा बाहर से बंद था। हमने उसे तोड़कर राहत की जली हुई लाश को बाहर निकाला। फिर मैं आपको इतला देने थाने रवाना हो गया। सजावल ने मुख्तसर बयान में कई सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। मैं बैक वक्त कई जावियों से सोच रहा था। ये ना तो इत्तफाकिया आतिश ज़दगी का वाकया था और ना ही खुदकुशी का केस दिखाई देता था। अगर इत्तफाक से आग लगी होती तो राहत खामोशी से जान ना दे देती। ऐसी सूरत में इंसान चीख पुकार करता है, वो खुद को आग से बचाने के लिए भाग दौड़ करता है। दूसरा इम्कान खुदकुशी का हो सकता है, मगर सवाल ये पैदा होता था कि अगर वाकई राहत ने खुदकुशी के इरादे से खुद को सपुर्दे आतिश किया था तो फिर बावर्ची खाने का दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया? सजावल और दीगर मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि बावर्ची खाने के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ये इत्तफाकी हादसे या खुदकुशी से ज्यादा मुझे कत्ल का केस नजर आ रहा था। मैंने जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और इब्तदाई कार्रवाई निपटाने के बाद मौके पर मौजूद अफराद के बयानात का सिलसिला शुरू किया। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जिस वक्त बावर्ची खाना आग की लपेट में था,
उस वक्त मतवफी राहत के सिवा घर में और कोई फर्द मौजूद नहीं था। मेरी नजर में मौके के गवाहों में सजावल सबसे ज्यादा अहम था। मैंने उसका बयान बाद में लेने का फैसला किया। सेहन में इंसानी गोश्त की सड़ांड चारों तरफ फैली हुई थी। वहां पर खड़े रहना महाल हो रहा था। मैंने नाक पर रुमाल रख लिया और बैठक में आ बैठा। फिर बयानात लेने लगा। बेशतर अफराद का बयान मिलता जुलता था, जिसमें मेरे लिए कोई खास बात नहीं थी। उनके बयान के मुताबिक इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते थे, राहत, उसकी बूढ़ी सास और किराएदार मास्टर यूनस। राहत की सास फजल बीबी ने मास्टर यूनस को अपने घर की बैठक किराए पर दे रखी थी, जो वांडू का रहने वाला था और यहाँ कपड़े के एक कारखाने में मुलाजमत करता था। राहत का शोहर सिकंदर अली गुज़िश्ता 3 साल से नौकरी के सिलसिले में मिडिल ईस्ट में मुकीम था। वो शादी के 2 माह बाद ही बैरून मुल्क चला गया था और अभी 2 रोज पेशतर ही वापस वतन लौटा था। मोहम्मद फजल बीबी और उसके बेटे सिकंदर अली की गैर मौजूदगी के बारे में किसी ने कोई यकीनी बात नहीं बताई। ताहम एक शख्स ने ख्याल जाहिर किया था कि मुमकिन है सिकंदर अपनी बूढ़ी माँ को अस्पताल ले गया हो। फजल बीबी को आंखों की तकलीफ थी। इसके बाद मैंने सजावल को अंदर बुला लिया। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सजावल, जानते हो हकाइक को छुपाने और गलत बयानी करने की सजा क्या होती है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला सरकार। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। तुमने जो बयान दिया है इसमें कितने फीसद सच है? 101% सच जनाब। क्या तुम्हें मालूम था कि राहत आज घर में अकेली थी? नहीं सरकार, उसने जवाब दिया। मैं दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता जी। मुझे पता चला है कि राहत का घरवाला सिकंदर अली कुछ दिन पहले ही घर आया है। आहो जी, वो पिछली जुमेरात को ही आया है। सिकंदर अली कैसा शख्स है? सजावल ने उलझन आमेज नजर से मेरी जानिब देखा। आपका क्या मतलब है जनाब? मैंने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। सिकंदर 3 साल के बाद वापस घर आया है। इससे पहले तो वो यहीं रहता था। तुमने मुझे बताया था कि तुम अरसा दराज से इस मोहल्ले में रह रहे हो। बैरून मुल्क जाने से पहले तुम्हारा सिकंदर से खासा मेल जोल रहा होगा। आखिर वो तुम्हारा पड़ोसी है। तुमने उसे कैसा पाया है? ठीक ठाक बंदा है जनाब, उसने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। अपना पुराना यार है। फिर तो तुम्हें ये पता होगा कि आज वो किधर गया है। नहीं सरकार, वो बोला। सिकंदर अली मेरे बेदार होने से पहले ही कहीं निकल गया था। आज मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ याद आया, कल वो कह रहा था कि अम्मा को आंखों के अस्पताल लेकर जाना है। हो सकता है जी वो उधर ही चला गया हो। मैंने पूछा, सजावल, तुम सिकंदर अली के पड़ोसी हो। तुम्हारे घर की दीवार उसके घर से मिली हुई है और मैंने देखा है कि ये दीवार इतनी ऊंची भी नहीं है। फिर तुम कबूतरों के चक्कर में दिन भर छत पर चकराते भी रहते हो। तुम्हारी तो इस घर के मामलात पर गहरी नजर होगी। तोबा मेरी। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, सरकार गुनाहगार ना करें। मैं अपने यार के घर पर नजर कैसे रख सकता हूँ? ओए तोबा के घोड़े। हवालदार ने उसे एक झटका दिया। मलक साहब की बात का ऐसा वैसा मतलब मत निकाल। वो गलत नजर की बात नहीं कर रहे। मैं तो यही मतलब समझा था माई बाप। मैंने कहा, तुम सिकंदर अली को अपना दोस्त कह रहे हो। इस रिश्ते से मरने वाली तुम्हारी भरजाई हुई। कोई भरजाई पर भी गलत नजर रखता है। माफ कर दें सरकार, मुझसे गलती हो गई। वो आजिजाना लहजे में बोला। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा था। फिर वो कुछ सोच कर बोला, वैसे आप फिक्र ना करें, मैंने अपने यार की गैर हाजिरी में उसके घर का पूरा पूरा ख्याल रखा है और आते ही सिकंदर अली को सब कुछ बता भी दिया है। ओए क्या बुझारते डाल रहे हो? खुलकर बताओ। मैंने डांट कर कहा, क्या सब कुछ बता दिया है तुमने सिकंदर को? वो जी, दोस्त की इज्जत का सवाल है सजावल। सारी बात सच सच बता दो वरना मैं सख्ती से पेश आऊंगा। मलक साहब, इसे थाने ले चलें। हवालदार ने उसे एक धक्का देते हुए कहा, ये शराफत की जुबान नहीं समझेगा। जनाब, आप खामखा गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? मैंने क्या जुर्म किया है? जुर्म थाने जाकर मालूम हो जाएगा। मैंने गुस्से से कहा। ओए चल लगे लग। वो घिघियाने लगा। सरकार मैं खतावार नहीं हूं, मैंने तो दोस्त के भले के लिए सारी बात बताई थी। वही बात तो हम भी पूछ रहे हैं। वो नीम रजामंद लहजे में बोला, पर आप सिकंदर को कुछ नहीं बताएंगे सरकार? ओए हम तेरी बेबे के नौकर हैं। हवालदार ने उसे एक तमांचा रसीद करते हुए कहा, सीधी तरह बयान लिखवा, नहीं तो थाने चल।
मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो, हम सिकंदर अली को कुछ नहीं बताएंगे, सारी बात पर्दे में रहेगी। मेरे हौसला दिलाने पर उसने कहना शुरू किया था, थानेदार साहब, मैंने कई बार खाला फजल बीबी से कहा था कि वो मास्टर यूनुस को घर में ना रखे, वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने बारहा महसूस किया था कि वो राहत को बड़ी मशकूक नजरों से देखता था, लेकिन खाला ने मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। रफ्ता रफ्ता मैंने भी कहना छोड़ दिया। ताहम मैंने मामलात पर गहरी नजर रखी। मेरा यार मुल्क से बाहर परदेश में था और उसके घर में कोई और ही खेल खेला जा रहा था। मुझे यकीन हो गया कि भरजाई राहत भी मास्टर यूनुस की तरफ माइल होती जा रही है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ता रहता था, मगर बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। खाला मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं इंतजार के सिवा क्या कर सकता था? सो मैं सिकंदर के वापस आने का इंतजार करने लगा। मैंने कई बार सोचा कि बराह रास्त मास्टर यूनुस से बात करूं, मगर फिर हिम्मत ना हुई। खाला पूरी तरह उसकी तरफदारी करती थी। मास्टर यूनुस ने उसे पूरी तरह अपना गर्विदा बना रखा था। वो उसके खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। तुम्हारा मतलब है सिकंदर की माँ भी राहत और यूनुस के ताल्लुकात से वाकिफ थी? मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, और जानबूझकर उन्हें मौका दे रही थी? नहीं जनाब, ये बात नहीं थी। वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, उसके फरिश्तों को भी पता नहीं था कि इस चार दीवारी में कौन सा खेल खेला जा रहा था। तुम्हारा फर्ज बनता था कि अपने दोस्त की माँ को सूरत हाल की संगीनी से आगाह करते। मैंने पूरी कोशिश की थी जनाब, वो रूहान से लहजे में बोला, मगर उल्टा उसने मुझे झिड़क दिया था और सख्ती से तंबीह की थी कि मैं अपने काम से काम रखूं और दूसरों की टोह में ना रहूं। फिर तुमने क्या किया? मुझे सिकंदर अली का इंतजार था, यकचशम सजावल ने बताया। जैसे ही सिकंदर अली वापस आया, मैंने उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसका रद्द अमल क्या था? वो मेरी बात सुनते ही मुश्तइल हो गया था, सजावल ने कहा, मगर मैंने जब उसे तफसील बताई तो बात उसकी समझ में आ गई। दरअसल सिकंदर मास्टर यूनुस से वाकिफ नहीं था। उसके बैरून मुल्क जाने के बाद वो किराएदार की हैसियत से यहाँ आया था। मैंने सोचा अगर सजावल गलत बयानी से काम नहीं ले रहा तो फिर ये बात जरूरी थी कि सिकंदर अपनी बीवी से इस सिलसिले में इस्तफसार करता, और अगर वाकई राहत का मास्टर यूनुस से कोई ताल्लुक था तो फिर हंगामा होना जरूरी था। मैंने सजावल से पूछा, उसके बाद सिकंदर ने तुमसे इस सिलसिले में कोई बात की थी? नहीं जनाब, वो कुछ बुझ सा गया था, सजावल ने जवाब दिया। गुज़िश्ता रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान खासा झगड़ा भी हुआ था। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। तुम्हें उनके झगड़े के बारे में कैसे पता चला? तुम तो कह रहे हो आज तुम्हारी सिकंदर से मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने कोई झूठ नहीं बोला हजूर, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। इस बारे में मेरी सिकंदर से कोई बात नहीं हुई। वो तो मैंने रात उनके झगड़े की आवाजें सुनी थी। उसकी बात में वजन था। उन दोनों के घरों की दरमियानी दीवार इतनी नीची थी कि इधर उधर की बातें बासानी सुनी जा सकती थीं, और फिर झगड़े की सूरत में तो इस बात के इम्कानात कुछ ज्यादा ही थे। तुम बता सकते हो कि वो किस बात पर झगड़ा कर रहे थे? नहीं जनाब, मैं कोई यकीनी बात तो नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि हाँ हाँ कहो, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जी, गैरतमंद मर्द के लिए तो डूब मरने का मकाम है ना जी के उसकी बीवी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। मैं बखूबी समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। मैंने दूसरे अंदाज में सवाल किया, मास्टर यूनुस कौन से कारखाने में काम करता है? उसने एक टेक्सटाइल मिल का नाम बताया। मैंने पूछा, उसे मास्टर क्यों कहते हैं? क्या वो किसी स्कूल वगैरह में भी पढ़ाता है? सजावल ने बताया, यूनुस किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो कारखाने में ताना मास्टर है। इसी वजह से लोग उसे मास्टर यूनुस कहते हैं। मैंने अचानक सवाल किया, सजावल जरा सोच कर बताओ, राहत को किसने कत्ल किया है? जी, कत्ल? उसका रंग सरसों की तरह जर्द नजर आने लगा। हाँ कत्ल, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। राहत को कत्ल किया गया है। और तुम मुझे बताओ ऐसा कौन हो सकता है? मैं क्या बता सकता हूँ जनाब, वो खौफजदा अंदाज में बोला। मैं कुछ नहीं जानता। तुम बहुत कुछ जानते हो, मैंने कहा। तुमने मुझे बताया है कि जब तुम लोग राहत के घर में दाखिल हुए थे तब बावर्ची खाने के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। जी, मैं तो खुद हैरान था कि कुंडी बाहर से कैसे लग गई।
राहत घर में अकेली थी, वह बावर्ची खाने में बंद होकर बाहर से कुंडी नहीं लगा सकती। मैंने कहा, यकीनन उसे अंदर बंद किया गया था, और वो भी मौत के घाट उतारने के बाद, वरना अगर वो जिंदा होती और उसके कपड़ों में आग भड़क जाती तो वो चीखती चिल्लाती अपनी जान बचाने की कोशिश करती। क्या तुमने उसके चीखने की आवाज सुनी थी? नहीं जनाब, मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी। तुम सुन भी नहीं सकते थे। तुम तो क्या, कोई भी नहीं सुन सकता था। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। वो इस काबिल ही कहाँ थी कि चीखती चिल्लाती। उसे पहले मौत की नींद सुला दिया गया, फिर बावर्ची खाने में डालकर उस पर मट्टी का तेल छिड़का गया। बावर्ची खाने के लकड़ी के दरवाजे पर भी तेल छिड़का गया, फिर अंदर मौजूद दूसरी अशिया पर भी तेल छिड़का गया। उसके बाद राहत की लाश को आग लगाकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। कातिल से इतनी गलतियां सरजद हुई हैं कि एक आम आदमी भी समझ सकता है कि राहत ने ना तो खुदकुशी की है और ना ही वो इत्तफाकी हादसे का शिकार हुई है, बल्कि इसे दीदा और दानिस्ता कत्ल किया गया है। मैंने एक लम्हे को रुककर सजावल की आंखों में झांका। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे साए नजर आ रहे थे। मैंने महसूस किया उसका वजूद होले होले लर्ज रहा था। मैंने गंभीर लहजे में कहा, कातिल जो कोई भी हो, उसका ताल्लुक किसी घर से है या फिर कोई ऐसा शख्स जो बासानी इस घर में आ जा सकता हो। वो थर थर कांपने लगा। माई बाप, मुझे कुछ पता नहीं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। हमने कब कहा है कि कत्ल तुमने ही किया है? हवालदार ने उसे एक जाम पर रसीद करते हुए कहा। तुम उस शख्स की निशानदेही करोगे? वो बाकायदा रोने लगा। मुझे माफ कर दें जनाब। फिर वो अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगा, मैं भी कितना झल्ला हूं कि फौरन इत्तला देने थाने जा पहुंचा। किसी ने सच ही कहा है कि थाने कुचहरी से दूर ही रहना चाहिए। मेरी शामत आई थी कि नेकी सूझी। अब पता नहीं कब जान छूटेगी इस मुसीबत से। इसे हथकड़ी लगा लो, मैंने हवालदार से कहा। वो ज़ारो कितार रोने लगा। ताहम हवालदार के 2-4 थप्पड़ खाने के बाद उसने गिरफ्तारी दे दी। मुझे यकीन था कि अगर उसने कत्ल नहीं भी किया था तो इस कत्ल के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। इतनी देर में पता चला कि सिकंदर अली और उसकी वालदा वापस आ गए हैं। उन्हें घर पहुंचने से पहले ही इस सानही की इतला मिल चुकी थी। उन्होंने आते ही वावेला शुरू कर दिया। सिकंदर अली की हालत खासी खराब हो रही थी। फजल बीबी तो बाकायदा रो रही थी। उनकी हालत जरा संभली तो मैंने बारी बारी उनका बयान कलमबंद किया। दोनों का बयान तकरीबन एक जैसा था। वो दोनों आज सुबह तकरीबन 7 बजे घर से निकले थे। सिकंदर अली अपनी माँ फजल बीबी को आंखों के अस्पताल ले गया था और अभी अभी वो दोनों वापस आए थे। राहत को पेश आने वाले हादसे के बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। मैंने सिकंदर अली को कमरे से बाहर निकाल दिया और तन्हाई में फजल बीबी से सवालात करने लगा। फजल बीबी, मुझे पता चला है कि तुमने अपने बेटे की गैर मौजूदगी में अपने घर की बैठक किसी को किराए पर दे रखी थी। जी हाँ जनाब, उसने जवाब दिया। मास्टर यूनुस मेरा किराएदार है। वो इस वक्त कहाँ है? सुबह तो कारखाने गया था, वही होगा। उसके कारखाने का नाम क्या है? फजल बीबी के जवाब ने सजावल के बयान की तस्दीक कर दी। मैंने पूछा, वो छुट्टी के बाद कब तक घर आ जाता है? आमतौर पर 5 बजे तक आ जाता है, पर आज नहीं आएगा। इसकी कोई खास वजह? आज हफ्ते का दिन है, फजल बीबी ने बताया। कल इतवार की छुट्टी है। हफ्ते के रोज वो कारखाने से छुट्टी करने के बाद सीधा अपने पिंड चला जाता है। छुट्टी का दिन वहीं गुजारता है। मैंने पूछा, इसका मतलब है वो कल शाम तक आएगा? नहीं जनाब, वो कल तो नहीं आएगा। वो कुछ सोच कर बोली। वो सोमवार को वांडू से सीधा कारखाने चला जाता है। यहाँ तो अब वो परसों शाम को ही आएगा। मैंने सवाल किया, फजल बीबी, अच्छी तरह सोच कर बताओ, जब आज सुबह तुम अपने बेटे के साथ घर से रवाना हुई थी तो उस वक्त मास्टर यूनुस घर में ही था या कारखाने जा चुका था? मुझे अच्छी तरह याद है जनाब, वो हमारे निकलने से कुछ देर पहले ही चला गया था। तुम आंखों के कौन से अस्पताल गई थी? सिकंदर अली मुझे डस्का ले गया था। चीमे के अस्पताल जी। मैंने जरा मुख्तलिफ अंदाज में सवाल किया। राहत का तुम्हारे साथ कैसा सलूक था? उसने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने कहा, मेरा मतलब है तुम दोनों की आपस में कोई नाराजगी तो नहीं थी? ना जी, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली। अल्लाह माफ करे जी, मैं तो उसे अपनी बेटी समझती थी। थानेदार साहब, वो भी मेरी बहुत इज्जत करती थी। हमारे दरमियान आज तक कोई मामूली सा झगड़ा भी नहीं हुआ जनाब।
फजल बीबी, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जिन लोगों ने मौके पर पहुंचकर राहत को बावर्ची खाने से निकाला है, उनका बयान है कि जब वो वहां पहुंचे तो बावर्ची खाने का दरवाजा बाहर से बंद था। उसका साफ मतलब यही है कि किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया था। तुम्हारे ख्याल में ऐसा कौन कर सकता है? ये तो अजीब बात बताई है आपने। वो उल्टा सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। फजल बीबी, ये बात अजीब ही नहीं, बहुत तशवीशनाक भी है। मैंने बदस्तूर सपाट लहजे में कहा। तुम्हारी बहू को कत्ल किया गया है और कातिल तक तुम हमारी रहनुमाई करोगी। वो रूहान से लहजे में गोया हुई। मेरी तो मत मारी गई है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कैसी बातें कर रहे हैं। राहत को भला कौन कत्ल कर सकता है? अभी सुबह तो मैं उसे भली चंगी छोड़ कर गई हूँ। फिर वो दोहत्तर सीने पर मार कर दुआई देने वाले अंदाज में बोली, हाय वे मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? मेरी जवान जहान बहू, मेरी बच्ची। मैंने तसल्लियामेज लहजे में कहा। देखो फजल बीबी, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मगर हम भी मजबूर हैं। आखिर कानूनी तकाजे भी तो पूरे करना है ना। पुछ परतीत तो करना ही पड़ती है। वो आंसू पोंछते हुए बोली। पूछें जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने दानिस्ता नरम लहजा इख्तियार किया था ताकि उसे बहला फुसला कर कोई काम की बात उगलवा सकूं। सिकंदर अली और उसकी माँ की जात अभी तक शक से पाक नहीं हुई थी। मैंने उससे पूछा, फजल बीबी, तुम्हारा किराएदार कैसा आदमी है? मास्टर यूनुस बड़ा बीबा बंदा है जी। वो कितने अरसे से तुम्हारे साथ किराएदार की हैसियत से रह रहा है? कोई 2 साल हुए हैं, फजल बीबी ने जवाब दिया। मैंने पूछा, इन 2 सालों में तुम्हें उससे कोई शिकायत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं जनाब, उसने बताया। वो तो बिल्कुल घर के एक फर्द की तरह है जी। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। फजल बीबी, तुम एक जवान औरत के साथ इस घर में अकेली रह रही थी। ऐसी सूरत में किसी अनजान छड़े छांट मर्द को किराएदार बना लेना बड़ा अजीब सा लगता है। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि सिकंदर अली इस बात को नापसंद भी कर सकता है? वो बोली, लो दस्सो जी, आप भी कैसी उल्टी बातें करते हैं थानेदार साहब। हम इज्जतदार लोग हैं और अपने अच्छे बुरे को आपसे ज्यादा जानते हैं। फिर सिकंदर अली कोई मुझसे बाहर थोड़ा ही है। वो मुझ पर भरोसा करता है। वो मेरी किसी बात को नापसंद क्यों करेगा जी? मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। तुम्हें अगर अपने अच्छे बुरे का ख्याल होता तो। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसके रद्द अमल का इंतजार करने लगा। वो जल्दी से बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बात करें। साफ साफ बात तो ये है बीबी के इस घर में एक कत्ल हुआ है और कातिल कोई बाहर का आदमी नहीं है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, आप ये बार बार कत्ल का क्या जिक्र कर रहे हैं? वो उलझन आमेज लहजे में बोली, घर का कोई आदमी राहत को कैसे कत्ल कर सकता है? वो तो घर में अकेली थी। वो घर में अकेली थी। उसने खुद को बावर्ची खाने में इस तरह बंद किया कि जादू के जोर से दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। फिर उसने खुद को आग लगाई और बड़े आराम और सुकून से जान दे दी। कोई बड़े से बड़ा बेवकूफ भी इस बात पर यकीन कर सकता है। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कहती हो? ऐसा होना मुमकिन है? मैं क्या कह सकती हूँ जनाब। वो हिरासा नजरों से मुझे देखने लगी। हम तो सुबह के गए अभी आपके सामने ही वापस आए हैं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तो इस घर में कोई आ सकता है। पर कौन आएगा जी? किसी को राहत से क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने अचानक सवाल किया। मास्टर यूनुस को तो कोई आने से नहीं रोक सकता ना? वो दिन में कभी घर नहीं आता जी। वो जल्दी से बोली। दोपहर का खाना वो कारखाने में ही खाता है। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह बात नामुमकिन तो नहीं कि आज वो खिलाफे मामूल आ गया हो, पर ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फजल बीबी, मुझे पता चला है कि तुम्हारा किराएदार मास्टर यूनुस छुप छुप कर राहत से मिलता रहता था। उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा। आपको ये बात किसने बताई है? सवाल नहीं करो, मेरी बात का जवाब दो। मैंने डांट कर कहा। राहत और यूनुस के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही थी? किसी ने आपके कान भरे हैं, वो नागवार लहजे में बोली। और वो उस मरदूद के सिवा कोई नहीं हो सकता। कौन मरदूद? टुट पैना, मर जाना, काना सूर। उसके मुंह से मुगल्लजात का तूफान फट पड़ा। अल्लाह करे किसी की आई से मरे। उस काने दज्जाल ने तो हद मका दी है। मैं समझ गया कि उसका इशारा सजावल की तरफ था। उसके लहजे से अंदाजा होता था कि वो सजावल की तरफ से खूब भरी बैठी थी। मैंने उसे कुरेदने की खातिर सवाल किया, तुम किसको सलवाते सुना रही हो फजल बीबी?
जिस शैतान ने आपको गलत सलत पट्टियां पढ़ाई हैं, वो नफरत आमेज लहजे में बोली। यही खबीस मेरी राहत को बदनाम करने पर तुला हुआ था। किसी का नाम भी लोगी या यूं ही अपनी जुबान गंदी करती रहोगी? आपने ठीक कहा है थानेदार साहब, उसका नाम लेने से वाकई जुबान गंदी हो जाएगी, वो भड़क कर बोली। उसने तो राहत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आते ही सिकंदर के कान भर दिए। वो तो भला हो मेरे लाल का कि उसने मेरे समझाने पर अकल से काम लिया और बात उसकी समझ में आ गई, वरना तो वो कल रात ही राहत को फारिग कर देने का फैसला कर चुका था। वो कमीना खुद को सिकंदर का दोस्त कहता है और दोस्त का घर उजाड़ते हुए जरा भी शर्म ना आई। कड़ी से कड़ी मिल रही थी और बात आगे बढ़ रही थी। सजावल की शख्सियत का एक नया पहलू मेरे सामने आ रहा था। मैंने फजल बीबी से पूछा, लेकिन सजावल को आखिर राहत से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो वो ऐसी हरकतें करता फिर रहा है? राहत ने उसके मुंह पर थूक दिया था। बात क्या हुई थी? बात क्या होनी थी जनाब? वो ठंडी आह भर कर बोली। जिस औरत का साईं सर पर ना हो, सजावल जैसे आवारा बदमाश लुच्चे लफंगे उसे घेरने के चक्कर में रहते हैं, उस खबीस ने भी ऐसी ही कोशिश की थी, पर मेरी शेर जैसी धी ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्या सजावल ने राहत से कोई बदतमीजी की थी? वो तो है ही जलील आदमी, उससे किसी अच्छी बात की तवक्को भला क्या की जा सकती है? फजल बीबी ने जवाब दिया। वो गाहे बगाहे राहत से छेड़छाड़ करता रहता था। राहत उसकी हरकतों से मुझे आगाह करती रही। मैंने अपने तई काने सूर को समझाने की कोशिश की, मगर वो बदजात समझने की बजाय डिटाई पर उतर आया। एक रोज वो राहत का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। मैंने राहत को कह रखा था कि किसी मौके पर उसकी हौसला अफजाई न करे, बल्कि बुरी तरह धुतकार दे। हट जा मेरे रास्ते से। राहत ने गुस्से से कहा। कैसे हट जाऊं? दिल तुम पर बेईमान हो गया है। एक बार सीने से लग जाओ, फिर हट जाऊंगा तुम्हारे रास्ते से। राहत ने भिपरे हुए अंदाज में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती पराई औरतों को छेड़ते हुए? जब तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है तो मैं तो फिर मर्द हूं। ऐसी मर्दानगी पर डूब मरो। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राहत ने तमस्खराना अंदाज में कहा। वाकई तुमसे बुरा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसकी बात का बुरा मनाए बगैर बोला, आखिर तुम्हें मुझ में क्या कमी नजर आती है? मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो। राहत ने दो टोक लहजे में कहा, वरना अभी खप डालकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। वो ढिठाई से बोला, मास्टर यूनस में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? राहत के तन बदन में आग लग गई। उसने आओ देखा ना ताओ फौरन सजावल के मुंह पर थूक दिया, और इससे पहले कि वो संभल पाता, राहत वहां से चली आई। वो दिन है और आज का दिन, वो तो राहत का पक्का दुश्मन बन गया है। मुझे तो लगता है, वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोली, कहीं उसी शैतान की औलाद ने तो कोई ऊंचा वार नहीं कर दिया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा। मैंने तुमसे पूछा भी था कि राहत से किसी की कोई दुश्मनी तो नहीं थी। परेशानी में मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया था जनाब। वो माथे पर हाथ मारकर बोली। आपने इसका जिक्र किया है तो मुझे ख्याल आया है। फजल बीबी ने जो अंदेशा जाहिर किया था, उसके पेश नजर सजावल की जात मशकूक हो चुकी थी। अलबत्ता मुतवफ़ी के शोहर सिकंदर अली और फजल बीबी के किराएदार मास्टर यूनस को भी शक से बालातर नहीं कहा जा सकता था। मैंने जल्दी से जाकर हवालदार को हिदायत की कि वो सजावल को लेकर थाने चला जाए और उसे हवालात में बंद कर दे। बाकी बातें उससे थाने में ही होंगी। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि 2 कांस्टेबलों को यहाँ भेज दे। हवालदार के जाने के बाद मैंने मोहल्ले के ही एक मोतबर आदमी को मास्टर यूनस के कारखाने का पता समझाकर कहा कि वो फौरन उसे बुला लाए। साथ ही मैंने उसे खसूसी तौर पर हिदायत दे दी थी कि उसे राहत वाले वाकये के बारे में कुछ ना बताए, बल्कि अगर वो पूछे तो सिर्फ ये कहे कि फजल बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो आदमी फौरन वहां से रवाना हो गया। मैं अंदर बैठक में आ गया। फिर फजल बीबी से पूछा, तुमने बताया है कि सजावल ने राहत और मास्टर यूनस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सिकंदर को भी बताई थी, जिन्हें सुनकर वो बहुत बरहम हो गया था। बाद अज़ां वो तुम्हारे समझाने पर ठंडा हुआ था। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। मैंने सुना है कि कल रात दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ था। वो गड़बड़ा कर बोली, मैंने आपको बताया है ना जी, सिकंदर सजावल की बातों में आ गया था, पर मैंने बाद में सब ठीक ठाक कर लिया था। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। मुझे पता चला है कि सिकंदर ने तैश के आलम में राहत को कत्ल की धमकी भी दी थी।
وہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، یعنی سکندر نے واقعی قتل کی دھمکی دی تھی؟ وہ جلدی سے بولی، اس شدین کو رب جانے کیا ہو گیا تھا کہ سکندر کے سامنے بالکل گونگی بہری بن گئی تھی۔ وہ اس سے سوال پر سوال کر رہا تھا، پر اس نے تو چپشا کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ سجاول کے کرتوت کھول کر اپنے خاوند کو بتا دے، مگر اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ راحت کی خاموشی سے سکندر نے یہی مطلب نکالا کہ یقیناً سجاول نے اسے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ سچ ہی تھا۔ بار بار پوچھنے پر بھی جب راحت کی زبان نہیں ہلی تو سکندر نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور چلا کر بولا، میں تیرے یار کا نام تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، جلدی بول، نہیں تو بری طرح پیش آؤں گا۔ راحت بدستور خاموش تھی۔ اس کی خاموشی ایک بپھرے ہوئے خاوند کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ گرا کر بولا، زبان کھول، نہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ابھی تیرے ٹکڑے کر کے صحن میں دبا دوں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ راحت کی زبان خاموش تھی، مگر آنکھوں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ٹپ ٹپ آنسو بہا رہی تھی۔ سکندر کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ آنسو بہا کر تم سچی بن جاؤ گی؟ نہیں، آج میں تمہارا فیصلہ کر کے ہی چھوڑوں گا۔ میں تمہاری خاطر پردیس میں دن رات محنت مزدوری کرتا رہا۔ کس لیے؟ تمہارے لیے، اور تو یہاں یاریاں لگاتی پھر رہی ہے۔ جلدی بتا اپنے یار کا نام، ورنہ پہلے میں تیرا پیٹ پھاڑوں گا، پھر تیرے ٹوٹے کر دوں گا۔ جب سکندر کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا ہونے میں نہ آیا اور راحت نے بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے زبان نہ کھولی تو میں نے ساری صورتحال سکندر کو بتا دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ صبح تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ فضل بی بی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ سارا ہنگامہ گزشتہ رات کو ہوا تھا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، اور ماسٹر یونس بھی اس وقت بیٹھک میں ہی موجود ہوگا، اور یقیناً اس نے بھی یہ ساری آوازیں سنی ہوں گی؟ صاف بات ہے جی، سنی تو ہوں گی۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ وہ بولی، صبح اٹھ کر پوچھا تھا، مگر میں نے اس سے کہا تھا کہ اسپتال سے واپس آنے کے بعد اسے پوری بات بتاؤں گی، اور وہ میرا جواب سن کر کارخانے چلا گیا تھا۔ اس کے جواب سے میں مطمئن نہیں ہوا۔ کیا وہ تمہارا جواب سن کر مطمئن ہو گیا تھا؟ پتہ نہیں جی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا، خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے 2-4 مزید سوالات پوچھنے کے بعد فضل بی بی کو فارغ کر دیا۔ اسی دوران میں تھانے سے 2 کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ راحت کی سوختہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال لے جائے۔ میری بات سنتے ہی سکندر علی بول اٹھا، تھانے دار صاحب کچھ خدا کا خوف کریں، اب اس میں بچا ہی کیا ہے جس کا پوسٹ مارٹم کریں گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے جناب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، پہلے کیا اس کے ساتھ کم زیادتی ہوئی ہے جو اب چیر پھاڑ بھی کریں گے؟ سچ اگلوانے کے لیے تو ہم زندہ انسانوں کی بھی چیر پھاڑ سے دریغ نہیں کرتے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہ میرے جملے کے آخری الفاظ پر چونک گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہجے کی صفاکی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2 سال پہلے میں نے ایک نہایت ہی پیچیدہ کیس حل کیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ 3 سال قبل مرنے والے ایک شخص کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں نے اس کی قبر کھدوائی تو وہاں چند ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر پوسٹ مارٹم کی میز پر پہنچ کر وہی ہڈیاں بول رہی تھیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ واقعی اس شخص کی موت طبعی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ زہر خورانی سے موت کی نیند سو گیا تھا۔ بعد ازاں اس کی قاتل بیوی کو میں نے جیل بھجوا کر ہی دم لیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات تمام تر صفاکی کے ساتھ جاری رکھی، برخوردار، پوسٹ مارٹم کوئی ایویں سی چیز نہ سمجھو، راحت کی سوختہ لاش بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا دے گی، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ بیزاری سے بولا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا، ابھی تو میں نے تم سے کوئی بات کی ہی نہیں ہے بھولے شاہ۔ میں نے سر کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے کہا، تمہارے پلے کیا خاک پڑے گا؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو تھانے چل کر پتہ چلے گا۔ تھانے؟ وہ حیرت آمیز لہجے میں بولا، میں تھانے کیوں جاؤں؟
थाने तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। तुम्हारा अजीज़ जान जिगरी यार तो वहां पहुंच चुका है, अब तुम्हारी बारी है, और तुम्हारे बाद मास्टर जी का इंतजार है। वहीं आराम से बैठकर बातें करेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? वो गुस्से से बोला। एक तो मेरी बीवी जलकर हलाक हो गई और उल्टा आप मुझे थाने ले जाना चाहते हैं। जलकर हलाक नहीं हुई वो, बेवकूफ, मैंने तेज लहजे में कहा, बल्कि हलाक होने के बाद जली है। मैं समझा नहीं जनाब। मैंने उसे मौके की तफसीलात बताने के बाद कहा, राहत को बाकायदा कत्ल किया गया है। कत्ल? ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो बेयकीनी से बोला। किसने कत्ल किया है इसे? तुम तीनों में से किसी एक ने। मैं तो सुबह ही अम्मा के साथ डस्का चला गया था, बाकी दो तो यहीं थे। मेरा तो सर चकरा रहा है। वो दोनों हाथों से सर थाम कर बोला, इससे तो अच्छा था मैं वापस ही ना आता। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, कहां से वापस ना आते? डस्का से। आप तो हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं, वो गुस्से से बोला। मेरे कहने का मकसद था कि ना मैं मुल्क वापस आता और ना मुझे ये सब कुछ देखना पड़ता। मैंने सुना है तुम गुज़िश्ता 3 साल से मिडिल ईस्ट में मुलाजमत कर रहे हो। आपने ठीक सुना है, वो उकताहट लहजे में बोला। क्या काम करते हो वहां? मजदूरी? वो हकारत से बोला। पाकिस्तानी वहां जाकर और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, मैंने उसकी उकताहट से तफरीह लेते हुए कहा। अगर आदमी हुनरमंद और तालीम याफ्ता हो तो तरक्की के सैकड़ों मौके मिल जाते हैं। ये दरअसल एक नफ्सियाती हरबा था। इससे गैर मुतल्लिक बातें करके अपने मतलब की बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, अगर आला तालीम और हुनर मेरे हाथ में होता तो परदेश काटने की जरूरत ही क्या थी? मैंने अचानक पूछा, कल रात तुमने अपनी बीवी को कत्ल की धमकी भी दी थी? वो गड़बड़ा गया, फिर जवाब दिया, वो तो जी बस वक्ती इश्तियाल था, सुबह तक सब ठीक हो गया था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया, दरअसल मुझे एक गलत फहमी हो गई थी, लेकिन जल्द ही अम्मा ने मेरी वो गलत फहमी दूर कर दी थी। ऐसी गलत फहमियां इतनी आसानी से दूर नहीं होती सिकंदर अली, मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे देख कर रह गया। इतनी देर में एक कांस्टेबल ने लाश ले जाने के लिए तांगे का इंतजाम कर लिया था। वो लाश लेकर वहां से रवाना हुआ तो मैंने दूसरे कांस्टेबल से कहकर अपने लिए दूसरा तांगा मंगवा लिया। मौके की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, अब मेरा कोई काम नहीं रहा था। मैंने वहां मौजूद कांस्टेबल को हिदायत कर दी कि जैसे ही मास्टर यूनुस वहां पहुंचे वो उसे लेकर थाने चला आए। मैं ज्यादा देर तक थाने से गैर हाजिर नहीं रह सकता था, इसलिए सिकंदर अली को साथ लेकर तांगे में बैठ गया। फिर तांगा थाने की जानिब रवाना हो गया। सिकंदर अली ने रस्सा तुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे एक ही थानेदाराना दबके ने उसे चुप करा दिया था। दूसरे रोज इतवार था और छुट्टी थी। गुज़िश्ता रात सिकंदर अली और सजावल ने सरकारी मेहमान खाने में गुजारी थी। मैं उन्हें रात वाले अमले के हवाले करके घर चला गया था। जिस कांस्टेबल को मैं मास्टर यूनुस के इंतजार में जाए वकुआ पर छोड़ाया था, और मगरिब से कुछ देर पहले वापस आ गया था, मगर अकेला। मास्टर यूनुस उसके साथ नहीं था। जिस मोतबर शख्स को मैंने यूनुस को बुलाने उसके कारखाने भेजा था, वो वहां से ये खबर लाया कि वकुए के रोज मास्टर यूनुस कारखाने गया ही नहीं था। ये इतला खासी अहम थी। फजल बीबी ने अपने बयान में बताया था कि उनके डस्का रवाना होने से कुछ देर पहले मास्टर यूनुस कारखाने चला गया था। अगर वो कारखाने नहीं गया था तो फिर कहाँ गया था? ये सवाल बहुत अहम था। मैंने एएसआई अलियास घुम्मन को मज़कूरा टेक्सटाइल मिल का पता बताकर रवाना कर दिया। मैंने उसे ताकीद कर दी थी कि वो फैक्ट्री के मुंशी से मिलकर मास्टर यूनुस के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करे, नीज वांडू में उसके घर का आता पता भी मालूम करे। अलियास घुम्मन के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल से कहकर सजावल को अपने कमरे में बुला लिया। फजल बीबी ने मुझे बताया था कि वो मास्टर यूनुस के घर के पते से वाकिफ नहीं थी। इस सूरत में यूनुस की जात पर शक और गहरा हो गया था। वो आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठने लगा तो हवालदार ने उसे कॉलर से पकड़कर सीधा खड़ा कर दिया। ओए लाड साहब के पुत्र, ये तुम्हारी बेबे का ड्राइंग रूम नहीं है। हवालदार ने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, अलिफ की तरह सीधा खड़ा हो जा, वरना मार मार कर बांदर बना दूंगा। गलती हो गई सरकार। सजावल ने सहमी हुई नजरों से मेरी जानिब देखा। मैंने मोतदल लहजे में पूछा, रात कैसी गुजरी है तुम्हारी? कोई तकलीफ शक्लीफ तो नहीं हुई? ना जी, कोई तकलीफ नहीं हुई जनाब। पर क्या ओए? उसने हथकड़ी वाले हाथ जोड़ते हुए कहा।
حضور میں عزت دار آدمی ہوں، اگر آپ کا بلاوا آئے گا تو میں روزانہ تھانے میں متھا ٹیک دیا کروں گا جی، مجھے اس ہتکڑی سے نجات دلا دیں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا تھا مگر وہ میری نظروں میں مشکوک ہو چکا تھا۔ فضل بی بی نے راحت کے حوالے سے سجاول کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا تھا میرے لیے وہی کافی تھا، تاہم میں چاہتا تھا کہ سجاول کی زبانی بھی اس کی تصدیق کر لوں۔ اس مقصد کے لیے مجھے ذرا سختی سے کام لینا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ ہتکڑی تو اب اس وقت کھلے گی سجاول جب تمہیں پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا جائے گا۔ سرکار، میرا قصور کیا ہے؟ وہ اپنی آواز میں مسکینی بھر کر بولا۔ تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قانون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا جناب۔ ہم تو جھوٹے کو چہرے ہی سے پہچان لیتے ہیں، حوالدار نے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح ملک ارانو سب کچھ سچ سچ بتا دے ورنہ چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ سرکار، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتایا ہے، ذرا بھی غلط بیانی نہیں کی۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ متوفی راحت چھپ چھپ کر ماسٹر یونس سے ملتی رہتی تھی؟ آہو جی، میں نے خود کئی بار انہیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ ان کے گھر میں رہتا تھا، ایسے میں بات چیت ہونا تو لازمی ہے، مگر ان کے درمیان دوسری قسم کی بات چیت ہوتی تھی۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہیں راحت سے کیا دشمنی تھی؟ جی؟ وہ اچانک چونک کر بولا، مجھے بھلا اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ وہ میرے دوست کی عزت تھی جناب، اسی لیے تو میں اس کی طرف سے پریشان تھا۔ ملک صاحب، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ حوالدار نے لقمہ دیا۔ اسے ذرا میرے حوالے کر دیں، تھوڑی سی محنت کے بعد فر فر بولنے لگے گا۔ ضرورت پڑی تو ایسا بھی کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ فی الحال تو میں شرافت سے کام لے رہا ہوں۔ سجاول نے ملتجی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ تھانے دار صاحب، یہ ہتھ کڑی تو کھول دیں، سچ بولنا شروع کر دو، ہتھ کڑی ابھی کھل جائے گی۔ میں نے کہا، میں فضل بی بی سے تمہارے بارے میں ایک نئی کہانی سن کر آیا ہوں۔ خالہ نے آپ کو کیا بتایا ہے جی؟ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگا۔ اوئے بدبختہ، تمہارے ماتھے پر خالہ کا نام سنتے ہی پسینے کی تریڑیاں کیوں آ رہی ہیں؟ حوالدار نے اسے گھرکا۔ وہ غیر ارادی طور پر پیشانی کو صاف کرتے ہوئے بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں سرکار، بس ذرا گرمی شرمی ہے نا۔ تمہاری ساری گرمی تو میں ناک کے راستے نکالوں گا بچو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو سمجھ لینا کہ تمہاری خیر نہیں۔ اس نے ہراساں نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ میں نے دیکھا۔ یہ سوال سنتے ہی وہ لرزنے لگا تھا۔ حوالدار، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ رحم سرکار، رحم، وہ چلاتا رہا، مگر دوسرے ہی لمحے حوالدار اسے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے راحت کے شوہر سکندر علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ گزشتہ رات میں نے سکندر علی اور سجاول کو علیحدہ علیحدہ بند کرنے کی ہدایت کی تھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سکندر علی میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر برہمی کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ سکندر علی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے شکایتی لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بگڑ کر بولا، ایک تو میری بیوی جان سے گئی، الٹا مجھے ہی تھانے میں بند کر دیا۔ برخوردار، تمہیں اپنے پاس رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر تم چاہو تو یہاں سے جا سکتے ہو، یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جی؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم واقعی جا سکتے ہو، اگر میرے سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دو تو۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ میں نے تسلی بخش جواب کی بات کی ہے۔ آپ کی تسلی کس طرح ہوگی؟ تم سچ اگل دو، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ہمیشہ سچ نگلا ہے، اسی لیے سچ ہی اگلتا ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، شاباش۔ میں نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ جمعے کی رات تمہارا اپنی بیوی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ میں اس بات کا جواب دے چکا ہوں۔ غالباً تم نے بتایا تھا کہ تمہارے درمیان
कोई गलत फहमी पैदा हो गई थी। जी हाँ, मैंने यही कहा था, वो खफगी से बोला। वो गलत फहमी क्या थी? वो एकदम भड़क उठा। वो हमारा मियाँ बीवी का आपस का मामला था। मैं आपको अपने जाती मामलात में दखल देने की इजाजत नहीं दे सकता। ये मामला अब सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं रहा। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी कत्ल हो चुकी है। कल तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि उसकी मौत कब और किस तरह वाकया हुई है। तुम्हारा जाती मामला अब काबिल दखल अंदाजी पुलिस बन चुका है। ये फौजदारी का केस है और तुम्हारी पोजीशन इसमें बहुत नाजुक है। क्यों? मैंने क्या किया है ये भी मालूम हो जाएगा। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। मैंने तपते हुए लहजे में कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा अपनी बीवी से किस बात पर झगड़ा हुआ था? मैं जानता था कि उनके दरमियान किस वजह से तलख कलामी हुई थी। फजल बीबी और सजावल मुझे काफी कुछ बता चुका था, मगर मैं सिकंदर अली की जुबान से ये सब कुछ सुनना चाहता था। इस तरह मुझे ये जानने में आसानी हो जाती कि आया इसी ने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है या राहत का कातिल कोई और है। उसे खामोश देखकर मैंने कहा, सिकंदर अली, अगर तुमने अपनी जुबान ना खोली तो मजबूरन मुझे दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं। तुम इस छोटी सी बात के लिए अपना नन्हा सा जहन ना थकाओ और शराफत से मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने डांट कर कहा, अगर अब भी तुमने झगड़े की वजह ना बताई तो मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। उसकी आंखों में पहली मर्तबा खौफ की लहर दिखाई दी। वो शिकस्ता लहजे में बोला, मेरा ख्याल है इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुझे अपना ख्याल जाहिर करने के लिए नहीं कहा गौर बिज्जू। मैंने उसे एक तमांचा रसीद करते हुए कहा, और तू फायदे नुकसान के चक्कर में ना पड़। ये चक्कर तुझे फांसी के फंदे तक ले जाएगा, अहमक। थप्पड़ खाकर वो खड़ा हो गया और खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगा। थप्पड़ की आवाज सुनकर एक हट्टा कट्टा कांस्टेबल अंदर आ गया। क्या हुआ है मलक साहब? उसने अंदर आते ही पूछा। सर, हम किस मर्ज की दवा हैं? जरा हमें भी मेहमान की खिदमत का मौका दें। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया और खुद दोबारा कुर्सी पर जा बैठा। सिकंदर अली बदस्तूर खड़ा था और थर थर कांप रहा था। मैंने रोबदार आवाज में सवाल किया, हाँ भाई पोस्ती बदमाश, अब क्या इरादा है तुम्हारा? जनाब, मुझे राहत के किरदार के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली थी। अच्छी रिपोर्ट ना मिलने से तुम्हारी क्या मुराद है? वो मेरी गैर मौजूदगी में वफादार नहीं रही थी। वो नजरें नीची करके बोला। कांस्टेबल ने उसकी गर्दन पर धमोका सबत करते हुए कहा, ओए, क्या जनानियों की तरह नजरें झुकाकर बात कर रहे हो? मुंडी उठाकर मलक साहब के सवाल का जवाब दो। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया था कि तुम्हारी बीवी बेवफाई की मुर्तकिब हुई है? ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई थी। उस दोस्त का नाम क्या है? सजावल, सिकंदर अली ने बताया। और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया? मैंने कहा। वो जी बात ही ऐसी थी, सिकंदर अली ने कहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अम्मा ने मेरी गलतफहमी दूर कर दी, वरना मैं तो। ये कहानी नहीं चलेगी सिकंदर अली, मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुमने अपनी बीवी से झगड़ा करते वक्त उसे कत्ल की धमकी भी लगाई थी। वो तो जी मैंने उसे डराने धमकाने के लिए कहा था, वरना मेरा तो इरादा था कि उस जैसी बदकिरदार औरत को अपनी जिंदगी ही से निकाल दूं। और फिर सुबह होते ही तुमने उससे छुटकारा हासिल कर लिया। वो रूहान से लहजे में बोला। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो सिकंदर अली। तुमने राहत को किस तरह कत्ल किया है? आपका दिमाग खराब हो गया है थानेदार साहब। मैंने तो। उसकी बात अधूरी ही रह गई और कांस्टेबल के जोरदार ठुड्डे ने उसकी पिंडली का मिजाज पूछ लिया। सिकंदर अली बिलबिला उठा। कांस्टेबल ने उसकी कमर पर एक धांसू किस्म की लात रसीद करते हुए कहा, ओए चिड़े की औलाद, मलक साहब से बेअदबी करता है, मिर्चों वाला डंडा पूरा गुजार दूंगा। वो दोनों हाथ जोड़कर रो देने वाले अंदाज में बोला, मलक साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने राहत को कत्ल नहीं किया। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। मैंने अम्मा की बात पर यकीन कर लिया था। उसने तो मुझे सजावल का असली चेहरा भी दिखा दिया था। बखुदा राहत की तरफ से मेरे दिल में जो गुस्सा था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरा दिल साफ हो गया था। मैंने सवालात का जाविया बदल दिया। असल बात यह थी कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाती कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। तहाँ मुझे यकीन था कि कत्ल तो जरूर हुआ था। वो महज आतश ज़दगी का वाकया नहीं था और कातिल इन्हीं तीनों, सिकंदर अली, मास्टर यूनस
اور سجاول میں سے کوئی ایک تھا۔ اصل قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر طرح کے نفسیاتی اور متشدد حربے آزمانا تھے، جن کا آغاز میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے سکندر علی سے پوچھا، تمہارا کرایہ دار ماسٹر یونس کیسا آدمی ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اسے میری غیر موجودگی میں رکھا گیا ہے، سکندر علی نے بتایا۔ ہسپتال جاتے ہوئے میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ جلد از جلد ماسٹر یونس سے بیٹھک خالی کروا لے۔ تم صبح کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ تقریباً 7 بجے۔ میں نے فضل بی بی کی بات کی تصدیق کرنے کی خاطر پوچھا، جب تم روانہ ہوئے اس وقت ماسٹر یونس گھر پر ہی تھا؟ نہیں جناب، وہ کارخانے جا چکا تھا۔ تم ماں بیٹے صبح ہی صبح گھر سے نکل گئے، گھر میں تمہاری بیوی اکیلی تھی، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں آیا؟ میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا، خصوصاً اس صورتحال میں بھی کہ تمہیں سجاول کی کمینگی کا علم ہو چکا تھا۔ اماں کی آنکھیں چیک کرانا بھی ضروری تھی، تم راحت کو ساتھ بھی لے جا سکتے تھے۔ اس طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا، میں نے کہا۔ اگر اس طرف تمہارا دھیان چلا جاتا تو اس وقت راحت زندہ ہوتی، شاید اللہ کی مرضی یہی تھی۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے ذرا نرم لہجے میں کہا، سکندر علی، جب تک ہسپتال سے راحت کی لاش نہیں آ جاتی اور میں کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا، تم تھانے میں ہی رہو گے۔ یہ تو میرے ساتھ بہت زیادتی ہوگی، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ گھر میں ماں اکیلی ہے۔ اوئے ماں کے گھوڑے، کانسٹیبل نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 3 سال تک تم کہاں تھے؟ اس وقت تمہیں بے یاد نہیں آئی؟ اس کے اکیلے پن کا خیال نہیں آیا؟ اب لگے ہو محبت جتانے؟ کانسٹیبل کو اپنی جانب جارحانہ انداز میں بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ سہم گیا۔ میں نے کہا، فضل بی بی کی طرف سے تم بے فکر رہو، ہستہ بستہ محلہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کانسٹیبل میری ہدایت پر سکندر علی کو وہاں سے لے گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ اب مہمان کو دال روٹی پر ہی رکھیں، کسی خصوصی تواضع کی ضرورت نہیں ہے۔ کانسٹیبل میرا اشارہ سمجھ گیا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار کرمداد سجاول کو لے آیا۔ اس کی حالت خاصی بدل چکی تھی۔ حوالدار کے ساتھ ہی ایک خوفناک قسم کا کانسٹیبل بھی تھا۔ حوالدار اور وہ کانسٹیبل سجاول کے دائیں بائیں پوزیشن سنبھال کر کھڑے ہو گئے۔ سجاول آتے ہی رونے لگا۔ تھانے دار صاحب، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ اوے کھوتے دے پتر، اگر مارا ہوتا تو مر نہ گئے ہوتے، یوں بک بک نہ کر رہے ہوتے تم۔ حوالدار نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر مارنے کا ایکشن دیتے ہوئے کہا، اور اگر ملک صاحب کہیں گے تو تمہیں تھا مار دیں گے، کیا سمجھے؟ میں نے اس کی منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سوالات کا سلسلہ وہیں سے جاری کیا جہاں منقطع ہوا تھا۔ سجاول کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتے لہجے میں پوچھا، راحت نے تمہارے منہ پر کیوں تھوکا تھا؟ اور جناب وہ بڑی اتھری نار تھی، ذرا غصہ کھا گئی تھی۔ کس بات پر غصہ کھا گئی تھی؟ رب دی سو تھانے دار صاحب، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بھلا کسی سے محبت کرنا کوئی گناہ ہے؟ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، میں چپکے چپکے اسے چاہنے لگا تھا اور بس، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ جس سے چاہا جاتا ہے اس کا راستہ بدماشوں کی طرح نہیں روکا جاتا۔ جناب میں نے کوئی بدماشی نہیں دکھائی تھی، میں نے تو شرافت سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ تمہاری شرافت کو تو میں اس طرح نچوڑوں گا کہ نانی دادی سفنے میں آ جائے گی، میں نے دھاڑ کر کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہیں راستہ چھوڑنے کو کہا تھا تو تم نے نہایت بےہودگی سے اسے فرمائش کی تھی؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے حوالدار کو اشارہ کر دیا۔ حوالدار اگر یہ جھوٹ بولے تو اس کا کچومر نکال دینا۔ میرے اشارے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ جناب میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ جلاد صورت کانسٹیبل نے اس کی گردن پر ایک جاندار ہاتھ رسید کیا۔ اس نے یہ حرکت میرے اشارے پر کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں سجاول کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، ہائے میں مر گیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ جب راحت نے تمہاری نازیبا حرکت پر تمہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا تو تم نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں بہت شرمندہ ہوں جناب، اور تم نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ماسٹر یونس سے چھپ چھپ کر مل سکتی ہے تو تمہیں کیا کمی ہے؟ مجھے معاف کر دے جناب، مجھ سے سخت غلطی ہو گئی تھی۔ ہوئے آستین کے سانپ، ایک طرف تو تم سکندر علی کو اپنا دوست کہتے ہو اور دوسری طرف اس کی عزت سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتے ہو۔ ایسا کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی حیا نہ آئی؟ وہ گلگیر آواز میں بولا۔ میری آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھ دی تھی جناب۔ شیطان کی اولاد، پٹی تو تمہاری ہم کھولیں گے، حوالدار نے گرج کر کہا۔
जरा मलक साहब से तो फारिग हो जाओ। मैंने पूछा, जब तुमने राहत के साथ बदतमीजी की थी तो उसने जवाबन क्या तर्ज अमल इख्तियार किया था? वो नदामत से बोला, उसने मुझे झिड़का था, गालियां दी थी और बहुत बुरा भला कहा था और फिर मुंह पर थूक दिया था। जब सारी बात आपको पता ही है तो मुझसे क्यों पूछते हैं? उसने कहा और सर झुका लिया। हवालदार ने उसकी ठोड़ी को झटका देकर उसका सर ऊपर उठा दिया। मलक साहब इधर बैठे हैं, इधर, उसने मेरी जानिब इशारा करते हुए कहा। बार बार नीचे क्यों देखते हो? वो बाकायदा रोने लगा। अब तो मैं सच बोल रहा हूं, फिर भी ऊपर से मारते हैं। हम ऊपर से ही नहीं, हर तरफ से मारेंगे। तुम्हारे वट अभी पूरी तरह नहीं निकले। मैंने कहा, क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही सिकंदर अली के कान भरे थे? उसमें आधा सच है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सवालिया नजरों से उसे घूरा। क्या फिर कोई नई कहानी शुरू करने वाले हो? नहीं जनाब, अब तो मैं झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे जिंदा रहने की ख्वाहिश है। अपनी बात खत्म करते ही उसने दहशत ज़दा नजरों से हवालदार करमदाद की जानिब देखा। फिर आधा सच क्या है? वो बोला, सिकंदर अली को राहत की बेवफाई का किस्सा सुनाने का एक मकसद तो ये था कि मैं अपनी तजलील का इंतकाम लेना चाहता था, और दूसरी बात ये थी कि राहत वाकई मास्टर यूनस से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही थी। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर पूछा, अगर तुम्हारी दूसरी बात महज बहतान साबित हुई तो याद रखो, मैं तुम्हारी खाल खिंचवा कर नमक लगवा दूंगा। आप चाहें तो मुझे जान से मार दें। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। मुझे इसके लहजे पर हैरत हुई। मैंने कहा, मैं मास्टर यूनस से भी तस्दीक करूंगा। ये ना समझना कि राहत अगर मर गई है तो कोई तुम्हारी बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। सजा से तो तुम वैसे भी नहीं बच सकोगे, मामे खान। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, कत्ल बहुत संगीन जुर्म होता है। अल्लाह रसूल की कसम, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। वो मेरे कदमों में गिर गया, लेकिन कांस्टेबल ने फौरन ही उसे कंधे से खींच कर खड़ा कर दिया। मैंने ठहरी हुई आवाज में कहा, सजावल, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक दिन की मोहलत देता हूं। अच्छी तरह सोच समझ लो। कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर तुम इकबाले जुर्म कर लोगे तो मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा, वरना फांसी का फंदा तुम्हारे सर पर लटक रहा है और किसी भी वक्त तुम्हारी गर्दन में फिट हो सकता है। इतराफ जुर्म के बाद मुमकिन है तुम्हें लंबी सजा हो जाए, मगर इस सूरत में जिंदा रहने की उम्मीद तो बाकी नहीं रहेगी। रो रो कर कस्में खाने लगा कि उसने राहत का कत्ल नहीं किया। मेरे हुक्म पर हवालदार ने ले जाकर उसे हवालात में बंद कर दिया। एएसआई इलियास घुम्मन एक सनसनीखेज खबर के साथ वापस आया। उसने कारखाने के मालिक से तफसीली बात की थी। मालिक के इस्तफसार पर फैक्ट्री के मैनेजर ने मास्टर यूनस के बारे में जो मालूमात फराहम की, उनके मुताबिक मास्टर यूनस कल यानी वकुआ के रोज कारखाने गया ही नहीं था। अपने न आने की इत्तला उसने एक रोज पहले दे दी थी, यानी वो जुमे के दिन आखिरी बार कारखाने गया था। न सिर्फ ये, बल्कि उसने मैनेजर से 3 रोज बाद आने का कहा था। हफ्ता 26 जून और पीर 28 जून की उसने छुट्टी ली थी। इतवार की छुट्टी तो थी ही। इस तरह मैनेजर के मुताबिक उसे अब मंगल 29 जून को फैक्ट्री आना था। ये इतलात मेरे लिए खासी हंगामा खेज थी। वकुआ के रोज मास्टर यूनस कारखाने का कहकर निकला था, मगर उसे कारखाने जाना नहीं था। फिर उसने फजल बीबी से झूठ क्यों बोला? मैंने फौरन फजल बीबी को थाने बुलवा लिया और उससे यूनस की छुट्टियों के बारे में इस्तफसार किया, मगर उसने इस सिलसिले में लाइल्मी का इजहार किया। उसके बयान के मुताबिक हस्बे मामूल मास्टर यूनस को पीर की शाम को ही आना था। मैं सोचने लगा कि मास्टर यूनस ने कमाल चालाकी से काम लिया था। उसने जिस अंदाज में 2 छुट्टियां ली थीं, उससे पता चलता था कि वो ये बात फजल बीबी से पोशीदा रखना चाहता था, मगर क्यों? उसे झूठ बोलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या वो किसी जुर्म का इर्तिकाब करने जा रहा था? तो क्या वाकई मास्टर यूनस का राहत से कोई चक्कर था? लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान हकीकतन कोई ताल्लुक था, तो फिर राहत की मौत क्या मायने रखती थी? मैं जो जो सोच रहा था, मेरा जहन उलझता चला जा रहा था। सजावल ने जिस एतमाद से मास्टर यूनस और राहत का जिक्र किया था, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, और वैसे भी ये कोई नामुमकिन बात नहीं थी। एक घर में रहते हुए ऐसा हो जाना बईद अज इम्कान नहीं था।
और ऐसी सूरत में कि राहत का शोहर शादी के फौरन बाद परदेश चला गया था और तवील अरसे में वो उससे दूर रहा था। ये सब कुछ तो अपनी जगह था ही, लेकिन जो बात मुझे तशवीश में मुब्तला कर रही थी वो ये थी कि मास्टर यूनुस पुरस्रार अंदाज में कहाँ गायब हो गया था, और वो भी ऐसी सूरत में कि उसके ग़ियाब में राहत की मौत वाक़या हो गई थी। कहीं मास्टर ही ने तो उसे ठिकाने नहीं लगा दिया। इस सवाल के साथ ही एक और सवाल जहन में उभरता था कि आखिर क्यों उसे ऐसा इकदाम करने की जरूरत क्यों पेश आ गई थी। वो वजह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था। वैसे अगर वाकई मास्टर यूनुस ही ने राहत को मौत के घाट उतारा था तो उसकी प्लानिंग काबिले दाद थी, लेकिन एक बात उलझन पैदा कर रही थी, यानी हफ्ते और पीर की छुट्टी उसने किस मकसद के लिए हासिल की थी। बहुत सी बातें अभी जवाब तलब थी, मगर एक बात यकीनी थी कि मास्टर यूनुस भी बराबर का मशकूक था। पीर की सुबह मैंने हवालदार करमदाद को मास्टर यूनुस के गांव रवाना कर दिया था कि मालूम हो कि वो घर भी पहुंचा है या नहीं। फिर मैं अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गया। उस रोज दोपहर के बाद अस्पताल से राहत की पोस्टमार्टम शुदा सोख्ता लाश भी वापस आ गई। लाश के साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक राहत की मौत बुध और जुमेरात यानी 23 और 24 जून की दरमियानी शब वाक़या हुई थी। रिपोर्ट में मजीद लिखा था कि राहत ज़चगी के दौरान में हरकतें कलब बंद हो जाने के बायस मौत से हमकिनार हुई थी, और ये कि उसकी लाश को बाद में जलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका डाल दिया था। मैं सर थाम कर बैठ गया। यह अजब इसरार था। राहत को हफ्ते के रोज भली चंगी छोड़कर माँ बेटे अस्पताल गए थे, मगर रिपोर्ट बता रही थी कि वो 2 रोज कबल इस जहान फानी से कूच कर गई थी। मेरे जहन में तरह तरह के सवालात सर उठा रहे थे। जब राहत बुध और जुमेरात की दरमियानी शब इंतकाल कर गई थी तो फिर हफ्ते की सुबह वो जिंदा कैसे थी। राहत की मौत ज़चगी के दौरान में वाक़या हुई थी, मगर कैसी ज़चगी। उसका खामन तो गुज़िश्ता 3 साल से उसकी तन्हाई में नहीं आया था, और ये मास्टर यूनुस कहाँ गायब हो गया। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये लाश राहत की ना हो। इस सवाल के जवाब में एक और सवाल पैदा हुआ। अगर ये राहत की लाश नहीं है तो फिर किसकी लाश है, और राहत कहाँ है। अचानक मेरे जहन में तेज रोशनी का एक झमाका सा हुआ और सारी सूरत हाल वाज़िह हो गई। मैंने एक कांस्टेबल से कहकर एएसआई इलियास घुम्मन को अपने पास बुला लिया। जी सर, वो कमरे में आते ही बोला। क्या हुक्म है जनाब। मैंने कहा, इलियास हम कब्रिस्तान जा रहे हैं। कब्रिस्तान? हाँ कब्रिस्तान, मैंने जल्दी से कहा। अभी और इसी वक्त? मगर हुआ क्या है जनाब। वो उलझन आमेज हैरत से बोला। क्या कोई मुर्दा चोरी हो गया है? जल्दी से किसी कांस्टेबल से कहकर तांगा मंगवाओ। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, राहत का सुराग मिल गया है। अभी तो उसकी लाश अस्पताल से आई है जनाब। मैंने कहा, ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ओके सर। एएसआई कमरे से चला गया तो मैंने जरूरी तैयारी कर ली। मेरे जहन में जो बिजली कौंदी थी और उसके नतीजे में मेरे सामने जो सूरत हाल आई थी, अगर सब कुछ वैसा ही था तो मुझे यकीन था कि कब्रिस्तान से हमें नहायत ही मुफीद मालूमात हासिल हो सकती थी। थोड़ी ही देर में तांगा आ गया। दूसरे ही लम्हे मैं और इलियास घुम्मन कब्रिस्तान की जानिब रवा दवा थे। रास्ते में इलियास ने कोई सवाल नहीं किया। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर वो भी खामोश हो गया था। वैसे उसके तासुरात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो खासा उलझा हुआ था। ताहम मैंने भी उसकी उलझन दूर करने की कोशिश नहीं की और हम कब्रिस्तान पहुंच गए। गोरकन ने हमें अपनी तरफ आते देखकर सलाम किया, फिर हिरासा लहजे में बोला, खैरियत तो है सरकार। आज फौजों ने कब्रिस्तान पर चढ़ाई क्यों कर दी? काफी दिनों से तुम्हारी खैरियत नहीं पूछी थी, इसलिए सोचा तुमसे भी मिलते चलें। मैंने घूर कर उसे देखा। मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझे थाने बुलवा लिया होता, वो मिस्कीन सूरत बनाकर बोला। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, आजकल तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? बड़ा मंदा है हजूर, गोरकन खैरदीन ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता होगा। बस जी अल्लाह का करम है, वरना वरना क्या? मैंने तेज आवाज में पूछा। और जी कुछ ना पूछें सरकार, वो बेजारी से बोला। जब से साइंस ने तरक्की की है और डाकदारों ने नई नई दवाइयां निकाली हैं, लोगों ने इधर का रुख करना ही छोड़ दिया है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता हूँ जनाब, वरना पहले जमाने में तो हमारा भी खूब काम चलता था। इसीलिए तो तुमने अब दूसरा काम शुरू कर दिया है। कौन सा दूसरा काम माई बाप? वो घबरा गया।
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए रोबदार लहजे में सवाल किया, बाबा खैरदीन, एक मुर्दे के कितने पैसे मिल जाते हैं? जी? वो मेरा सवाल सुनकर भौंचक्का रह गया। आप ये क्या कह रहे हैं हजूर? मुझे पता चला है तुमने मुर्दे बेचने शुरू कर दिए हैं। ना जी ना, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। अल्लाह मेरी तौबा, आपको किसी ने गलत बताया है जनाब। मैंने मरकर खुदा को जवाब देना है। मैं ऐसी हरकत का सोच भी नहीं सकता। मैंने दरअसल ये बात महज डराने धमकाने के लिए कही थी, वरना मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए आया था। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा थर थर कांप रहा था। मैंने कहा, खैरदीन, मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब जरा सोच समझ कर देना, और सच सच। वो खौफजदा लहजे में बोला, आप जो भी पूछेंगे मैं 16 आने सच जवाब दूंगा। पिछले 1 हफ्ते के दौरान में तुमने कितनी कब्रें खोदी हैं? उसने जल्दी से जवाब दिया, सिर्फ एक जनाब। क्या मरने वाला कोई मर्द था? नहीं सरकार, वो एक औरत थी, उसने जवाब दिया। मैंने उसकी कब्र इस तरफ खोदी थी, उसने एक जानिब इशारा करते हुए बताया। उसका जवाब मेरे हस्बे मंशा था। मैंने पूछा, तुमने वो कब्र किस दिन खोदी थी? पिछली जुमेरात को, उसने जवाब दिया। मैं सुबह सोकर उठा तो पता चला कि रात को एक बदकिस्मत औरत बच्चा जनते हुए मर गई है और मुझे उसकी कब्र खोदना है। गोरकन खैरदीन के अल्फाज सुनकर मुझे झटका लगा। केस की एक एक कड़ी आपस में मिल रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक भी जलने वाली औरत की मौत ज़च्चगी के दौरान में वाक़या हुई थी, यानी मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हो रहा था। हमें उस कब्र पर ले चलो, मैंने तहकुमाना अंदाज में कहा। गोरकन कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला, रब खैर करे। फिर हमारी रहनुमाई करता हुआ मतरूबा कब्र पर ले आया। यही वो कब्र है जनाब, एक ऐसी बदनसीब माँ की कब्र जिसने अपनी जिंदगी अपने बेटे को दे दी। बच्चा तो जिंदा रहा, वो खुद मनो मट्टी के नीचे जा सोई। कब्र अभी कच्ची ही थी। मैंने बगौर उसका मुआयना किया और मेरी उकाबी नजरों ने जल्द ही अंदाजा लगा लिया कि वहां कुछ गड़बड़ की गई थी। मुझे कुछ ऐसे आसार मिले थे जिनसे पता चलता था कि कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई थी। मैंने गोरकन से पूछा, बाबे खैरे, इस कब्र को दोबारा खोला गया है, ये काम किसका हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता जी, वो कतियत से बोला। किसी को क्या पड़ी है कि वो कब्र को खोले? मैंने कहा, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं वो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। इस कब्र को तदफीन के बाद जरूर खोला गया है और उसमें से मुर्दा गायब किया गया है। गोरकन की आंखें हैरत से फैल गईं। आप कैसी अजीब अजीब बातें करते हैं थानेदार साहब। मैंने इसी कब्रिस्तान में आंख खोली है। मुझसे पहले मेरा अब्बा यहाँ का गोरकन था। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक ऐसा वाकया पेश नहीं आया। अभी पता चल जाता है। मैंने कहा, तुम फौरन अपना सामान ले आओ और मेरी नजरों के सामने कब्र खोद कर दिखाओ। वो गैर यकीनी अंदाज में चंद लम्हे कभी मुझे और कभी उस कब्र को देखता रहा, फिर अपने रिहायशी हिस्से की जानिब चला गया। उसके जाने के बाद इलियास घुम्मन ने कहा, मलक साहब, मैं आपकी बात कुछ कुछ समझ रहा हूँ। अभी सब कुछ देख लोगे। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो मेरे ख्याल में राहत जिंदा है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है और इस कब्र से मुतवफ़िया की लाश गायब हो चुकी है। इलियास घुम्मन ने दिलचस्प नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को तफसीलन पढ़ चुका था और गायब होने के बाद अब वो लाश एक कोयले की सूरत इख्तियार कर चुकी है, बल्कि अब तो उस कोयले के भी कई टुकड़े हो चुके हैं, जो इस वक्त हमारे थाने में एक चादर के नीचे ढके रखे हैं। मैं इलियास घुम्मन की जहानत का ख्वामखा ही कायल नहीं था। उसमें तरक्की करने की भरपूर सलाहियत थी। वो बिल्कुल सुराग रसानों की तरह अंदाजे कायम करता था और इन्हीं ठोस अंदाजों की सीढ़ी पर जीना बजीना चलते हुए वो मंजिले मकसूद पर जा पहुंचता था। मुझे मुस्तकबिल में उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। थोड़ी ही देर में गोरकन एक फावड़े के साथ वहां पहुंच गया और सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने कहा, चल भाई बाबे खैरे, शुरू हो जा। पहले तो वो हिचकिचाहट का मुजाहरा करने लगा। थानेदार साहब, ये तो मरने वाली के साथ ज्यादती होगी। ओए ज्यादती के मामे, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। इलियास घुम्मन ने डांट कर कहा। हमें सबक पढ़ाने की कोशिश ना करो। मरने वाली तो मर गई, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, और मरने के बाद अब तक उसके साथ जो ज्यादती हो चुकी है वो बहुत शर्मनाक है। तुम फौरन कब्र खोदो, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई आम आदमी उससे ये फरमाइश करता तो मुमकिन था बाबा खैरदीन अकड़ जाता, मगर कानून के साथ टक्कर लेने की उसमें हिम्मत नहीं थी।
لہٰذا وہ جلدی جلدی میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق وہاں کچھ بھی نہیں تھا، قبر خالی تھی۔ میں نے خیر دین کو ہدایت کی کہ وہ قبر کو اسی طرح کھلا رہنے دے اور اندر جو مٹی گر گئی ہے اسے اچھی طرح صاف کر دے۔ آج رات اس قبر کے مکین کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں باری باری دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پہلے تو چل کے ہمیں وہ گھر دکھا جہاں سے یہ جنازہ اٹھا تھا۔ وہ تو قبرستان کے پاس ہی ہے جی، وہ جلدی سے بولا۔ مرنے والی تیلیوں کی بہو تھی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ وہ ہمیں مذکورہ گھر تک چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری دوسری دستک کے جواب میں ایک لمبا تڑنگا شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ اپنے سامنے پولیس والوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً پوچھا، اس گھر میں پچھلی جمعرات کو کسی عورت کی موت ہوئی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا، جی وہ میری بیوی تھی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی لاش تھانے میں رکھی ہوئی ہے، تم میرے ساتھ چلو اور اسے لے آؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا رد عمل بالکل فطری تھا۔ ایسائی نے کہا، ہم نے قبر تیار کروا دی ہے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایک عمر رسیدہ عورت دکھائی دی۔ کی گالے پتر امین، کون آیا ہے؟ پر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور مختصراً ساری بات بتا دی۔ ماتم کدے میں ایک مرتبہ پھر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پوری گلی کو اس سانحے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا اور بشرا بعد ازاں محمد امین کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی کا نام بشرا تھا کہ شوہر امین اور اس کے باپ برکت علی کو لے کر تھانے چلا آیا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ لاش امین کی بیوی بشرا ہی کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی وہ بشرا پر 100% فٹ بیٹھتی تھی۔ پھر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس کی قبر خالی پڑی تھی۔ اس کی لاش کو ایک خاص مقصد کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا اور وہ خاص مقصد یہی تھا کہ راحت کی موت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ یعنی اب یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ راحت جہاں بھی تھی بقید حیات تھی، اور اب یہ معلوم کرنا کچھ زیادہ دشوار نہیں تھا کہ اس وقت وہ کہاں تھی۔ ذہین قارئین نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ قصہ مختصر، بشرا کی لاش کو اسی رات بروز پیر 28 جون کو دوسری مرتبہ دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے اسے جمعرات 24 جون کو سپرد خاک کیا گیا تھا۔ قدرت کا نظام عجیب و غریب ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ حوالدار کرمداد دوسری صبح واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ ماسٹر یونس کا باپ محمد یعقوب بھی تھا اور چھوٹا بھائی محمد یوسف بھی۔ اس کے بیان کے مطابق ماسٹر یونس وانڈو بھی نہیں پہنچا تھا اور وہ اس وجہ سے خاصے پریشان بھی تھے، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یونس ہفتے کی رات کو گھر پہنچا تھا اور پیر کی صبح واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اس کی خیر خبر معلوم کرنے کے لیے یہاں آنے ہی والے تھے کہ حوالدار وہاں پہنچ گیا اور اب وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے ماسٹر یونس کے باپ سے پوچھا، کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ یونس بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، پھر کہا، میں تو خود بہت پریشان ہوں، میں ہی کیا اس کی ماں اور چھوٹی بہنیں بھی 2 راتوں سے سوئی نہیں ہیں۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اس نے نہایت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایک لاش کی بے حرمتی کی، پھر ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کر لیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا جناب، وہ تو بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ اکثر والدین کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بعض اوقات تو وہ آنکھوں دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے، پر وہ تو ایسا نہیں تھا۔ اس نے انتہائی احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، فضل بی بی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی، اس نے اپنے محسن کے گھر میں ہی ڈاکہ ڈال دیا، اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے گزشتہ رات ہی سکندر علی کو رہا کر دیا تھا، تاہم سجاول ابھی تک حوالات میں تھا۔ سکندر علی نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کی تھی کہ میں اس کی بیوی کی تلاش میں کوئی سرگرمی نہ دکھاؤں، بلکہ کیس پر لعنت بھیج کر فائل داخل دفتر کر دوں۔ صورتحال کی وضاحت کے بعد اسے راحت کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اب اسے کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ اگرچہ جذباتی تھا مگر منطقی اور مبنی بر حقیقت تھا، مگر میں اس کی بات مان کر اس طرح سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ہر حال میں قانون کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ میں نے مفرور ماسٹر یونس کے باپ سے مزید کچھ دیر کی پوچھ تاچھ کے بعد اسے جانے دیا۔
उसे मैंने ताकीद कर दी थी कि जैसे ही यूनुस घर आए वो हमें इत्तला दे, ताहम मुझे इसकी 1% भी उम्मीद नहीं थी। ऐसी सूरत में यूसुफ अपने आबाई घर का रुख कभी ना करता। फिर भी मैंने एहतियातन हवालदार करमदाद से कह दिया था कि वो 2 सादा पोश एहलकारों को यूनुस के गांव के दाखिली और खारजी रास्ते पर नजर रखने की ताकीद के साथ मुतय्यन कर दे। यूनुस के बाप ने उसकी एक तस्वीर मुहैया कर दी थी, जिसे मैंने एक माहिर फोटोग्राफर को देकर उसके कई प्रिंट अर्जेंट तैयार करवा लिए थे। उस जमाने में आमतौर पर फोटो ही से फोटो बनाया जाता था, नेगेटिव संभाल कर रखने का रिवाज नहीं था। यूनुस की निगरानी करने वाले कांस्टेबलों को मैंने उसका एक एक फोटो दे दिया था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने अपने थाने के अमले को भी फोटो फराहम करके ये हिदायत दे दी थी कि वो ऐसी सूरत व शक्ल के शख्स को जहां भी देखें फौरन गिरफ्तार करके थाने ले आएं। वैसे मुझे उम्मीद थी कि वो कहीं आस पास मुश्किल ही से पाया जाएगा। हो सकता था उसने लाश के साथ किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी दुनिया आबाद कर ली हो। अगले रोज मैंने सजावल की मिन्नत समाजत पर उसे भी छोड़ दिया, ताहम ये ताकीद कर दी कि वो अपने इलाके से बाहर ना जाए और अगर मजबूरन ऐसा करना भी पड़े तो पहले थाने में इत्तला दे। उसने वादा किया। मैंने जाते जाते उसे ये बात बता दी थी कि अभी उसकी जात शक से पाक नहीं हुई थी। उसने जवाबन सिर्फ इतना कहा था, मलक साहब, आपका जैसे जी चाहे तसल्ली कर लें। 1 जुलाई को मुझे इत्तला मिली कि मेरे आदमियों ने उस तांगे वाले का सुराग लगा लिया था जिसने मास्टर यूनुस और एक बुर्का पोश औरत को लारी अड्डे पहुंचाया था। उससे एक बात यह भी साबित हो गई कि राहत यूनुस के साथ ही फरार हुई थी। मैंने उस दौरान में सिकंदर अली से राहत की एक तस्वीर भी हासिल कर ली थी। ये उन दोनों मियाँ बीवी की तस्वीर थी जो उन्होंने शादी के फौरन बाद एक फोटोग्राफर की दुकान से जाकर बनवाई थी। तांगे वाले का नाम मुझे रफीक मालूम हुआ। वो एक सेहतमंद और नौजवान शख्स था। मैं इलियास घुम्मन को साथ लेकर तांगा स्टैंड पहुंच गया। रफीक उर्फ फीका वहां मौजूद था और स्टैंड से निकलने ही वाला था। मुझे देखकर रुक गया। चलें जनाब, आपको भी ले चलता हूं, उसने अदब से कहा। इत्तेफाक से उस वक्त उसके तांगे में सिर्फ 2 सवारियां बैठी हुई थीं और दोनों ही मर्दाना थी। मैंने उनसे कहा कि वो किसी दूसरे तांगे में चले जाएं। फिर एएसआई के साथ उसके तांगे में बैठते हुए रोबदार लहजे में कहा, फीके पहलवान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। क्या ख्याल है, तुम्हारा तांगा मुनासिब रहेगा इस काम के लिए या थाने चलें? वो जरा भी ना घबराया, मुस्कुराकर बोला, जो हुक्म सरकार। वैसे बात क्या है? मैंने जेब से यूनुस की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि हफ्ते के दिन तुमने इस शख्स को लारी अड्डे पहुंचाया था। ये फोटो मैं पहले भी देख चुका हूं थानेदार साहब। उसने तस्वीर पर नजर पड़ते ही कहा, एक संतरी बादशाह पहले भी मुझसे पूछगिछ कर चुके हैं। मैंने पूछा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुमने इसी शख्स को अपने तांगे में बिठाया था? आहो जी, मुझे चंगी तरह याद है। उसके साथ एक औरत भी थी। मैंने कहा, तुम उसे जानते हो? वो कुछ सोचकर बोला, जनाब कोई औरत उसके साथ थी तो जरूर, मगर वो बुर्का पहने हुए थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए कैसे जान सकता था? मैंने पूछा, तुमने उन्हें कहाँ उतारा था? फीके ने पहले तो अपने तांगे का रूट बताया, फिर बोला, वो दोनों तोड़ तक गए थे, यानी लारी अड्डे गए थे। उसने इस्बात में जवाब दिया। मैंने पूछा, तुमने उन्हें कहाँ से बिठाया था? फीके ने मुझे अपना जो रूट बताया था, राहत का मोहल्ला उसी रूट पर पड़ता था। फीके ने एक मोहल्ले का नाम लेकर बताया कि वो दोनों वहां से उसके तांगे में सवार हुए थे। फीके का बताया हुआ मोहल्ला राहत के मोहल्ले से 2 स्टॉप आगे था। इसका मतलब था वहां तक वो पैदल ही आई होगी और ये बात उन दोनों के दरमियान तय होगी कि वो वहां मिलेंगे। चलो हमें भी वहीं ले चलो जहां उन दोनों को पहुंचाया था। मैंने अगली सीट पर फैल कर बैठते हुए कहा, लारी अड्डे चलूं जी? एएसआई ने उसे झिड़का, ओए मलखुरी, कोई फारसी बोल रहे हैं? वहीं चलो जहां उन साकों को उतारा था। कोचवान फीका उसके बाद कुछ नहीं बोला और हमें लारी अड्डे पहुंचा दिया। आजकल की तरह उस जमाने में बहुत ज्यादा बसें नहीं होती थीं। बाज रूटों की तो सिर्फ एक ही बस होती थी जो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 1-2 फेरे ही लगा पाती थी। उसके बावजूद हमें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। हम एक एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर को राहत और मास्टर यूनुस की तस्वीरें दिखाकर पूछते थे कि वकूआ के दिन हफ्ता 26 जून को वो उनकी बस में सवार तो नहीं हुए। आधे घंटे की पूछगिछ के बाद हमें कामयाबी हो गई। एक बस के कंडक्टर ने यूनुस की तस्वीर देखकर
ख्याल जाहिर किया था कि उसे याद पड़ता है कि वो उसकी बस में बैठा था और उसके साथ कोई बुर्के वाली औरत भी थी। मज़कूरा बस गुजरांवाला बांडू रूट पर चलती थी और ये बहुत अहम इत्तला थी। फिर तो तुम्हें ये भी याद होगा कि वो दोनों कहाँ उतरे थे। अच्छी तरह याद है जी, कंडक्टर ने बताया। वो दोनों मोड़ एमनाबाद पर उतर गए थे। मैंने उसे राहत की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, यही औरत थी ना उसके साथ? वो थोड़ी देर मुतज़ब्ज़ब रहने के बाद बोला, शायद यही थी। शायद का क्या मतलब? और जनाब, दरअसल उस औरत ने बुर्का पहन रखा था, कंडक्टर ने जवाब दिया। वो तो बस इत्तेफाक से मैं उसकी एक झलक देखने में कामयाब हो गया था। मर्द ने एक ठेले वाले से गंडेरियां खरीदी थीं। उस दिन बहुत गर्मी थी। जब उसने औरत को गंडेरियों वाली थैली थमाई और खुद मुझे किराया देने लगा, तो मैंने उसी वक्त औरत की झलक देखी थी। उसने गंडेरी चूसने के लिए जरा सा नकाब उठाया तो मेरी नजर पड़ गई। हालांकि उस वक्त मैं टिकट काट रहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने कहा, लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है जनाब, ऐसा तो हो ही जाता है। वो यही समझ रहा था कि हम उससे महज इसलिए बाज पुर्स कर रहे हैं कि शायद उससे कोई गलती हो गई थी। उस वक्त दिन का 1:30 बज रहा था। मैंने कंडक्टर से पूछा, तुम्हारी बस कब अड्डे से निकलेगी? अभी तो आए हैं सरकार, अब तो खाना शाना खाकर ही निकलेंगे। इतनी देर में ड्राइवर भी वहां पहुंच गया था। मैंने उन दोनों को हिदायत की कि जब तक मैं ना आऊं वो अड्डे से बस ना निकालें। इसके साथ ही मैंने मुख्तसरन उन्हें बताया कि किसी नहायत जरूरी काम से मुझे एमनाबाद जाना है। मुझे कंडक्टर की जुबान से मालूम हो चुका था कि अगली बस शाम को 5 बजे से पहले नहीं जाएगी। वो अगली बस भी यही थी जो एक फेरा लगाने के बाद दोबारा जाती। मैंने बस का नंबर नोट किया और एएसआई के साथ वापस थाने चला गया। मैं चाहता तो तांगे में भी एमनाबाद जा सकता था, मगर इस तरह पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती। मैं आज ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता था। वापस थाने आने जाने की वजह भी यही थी कि खाना खाकर ताजा दम हो जाऊं। फिर मेरी गैर मौजूदगी में अलियास घुम्मन का थाने में रहना बहुत जरूरी था। मुझे जाने वहां कितनी देर लग जाती कुछ कहा नहीं जा सकता था। जब बस ने मुझे अहमदाबाद मोड़ पर उतारा तो दिन के 4 बज रहे थे। हवालदार करमदाद भी मेरे साथ ही था। हमने अपनी तफ्तीश का आगाज दुकानदारों से पूछगिछ शुरू करके किया। सबसे पहले हम साइकिलों वाली एक दुकान पर चले गए। हम दोनों उस वक्त सादा लिबास में थे। दुकान के बाहर एक कितार में कुछ साइकिलें खड़ी थीं। उनके करीब ही एक शख्स एक साइकिल खोले उसकी मुरम्मत कर रहा था। कितार में खड़ी साइकिलें गालबन किराए पर उठाने के लिए थीं। साइकिल मैकेनिक भारी तनोतोष का मालिक था और लकड़ी के पीढ़े पर खूब फैल कर बैठा हुआ था। मौसम गर्मा होने की वजह से उसने नहायत ही मुख्तसर लिबास पहन रखा था। उसके जिस्म पर एक 4 खाने की धोती और मैली सी बुनियान थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल होगी। हम उसके करीब पहुंचे तो उसने निगाह उठाकर हमें देखा। साइकिल चाहिए? उसने छूटते ही पूछा। नहीं चाचा, हमें साइकिल नहीं चाहिए, हवालदार ने जवाब दिया, बल्कि तुमसे एक बंदे का पूछना है। बंदा? कौन बंदा? वो अजीब से लहजे में बोला। क्या पूछना है भाई? उसके लहजे से अंदाजा होता था कि वो खासा गर्म मिजाज शख्स था। अगर उस वक्त हम सरकारी वर्दी में होते तो उसका रवैया कतई मुख्तलिफ होता। मैंने जेब से मास्टर यूनस की तस्वीर निकालकर उसके सामने कर दी। इसे पहचानते हो चाचा? उसने तस्वीर की जानिब देखने की बजाय घूर कर मुझे देखा और गुस्से में बोला, ये चाचा चाचा क्या लगा रखी है तुमने? मेरा नाम इब्राहिम है, लोग इब्रा कहते हैं। मुझे ताव तो बहुत आया मगर गुस्से को पी गया। फिर मोतदल लहजे में कहा, इब्रा साहब, आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस शख्स को कहीं देखा है? अपनी बात खत्म करते ही मैंने तस्वीर एक मर्तबा फिर उसकी आंखों के सामने लहराई। उसने मेरे हाथ से तस्वीर लेकर बगौर उसका जायजा लिया। आदमी तो ये बाहर का लगता है, इस इलाके का रहने वाला तो नहीं है। यहाँ के तो बाल बाल को जानता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने दुकान के अंदरूनी हिस्से की जानिब मुंह करके किसी को आवाज दी, ओए मोछे, जरा इधर तो आ। आया उस्ताद। अंदर से एक मुहीन सी आवाज आई, फिर उसके साथ ही एक मोछा बरामद हुआ। क्या बात है उस्ताद? मैं समझ गया। वो उस्ताद इब्रा का कोई शागिर्द था जो उसकी दुकान में मैकेनिकी सीख रहा था। उस्ताद ने अपने शागिर्द रशीद को तस्वीर दिखाते हुए पूछा, ये लोग किसी का पता पूछ रहे हैं, जरा देख कर बता, ये कौन बंदा है? मोछे ने पहले तो सर से पांव तक हमारा जायजा लिया, फिर काफी देर वो उलट पलट कर तस्वीर को देखता रहा। उसके बाद नफी में सर हिलाते हुए बारीक आवाज में बोला, नहीं उस्ताद, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। जाएं जी, कहीं और जाकर पता करें, इब्रा ने रूखे लहजे में कहा। हम नहीं जानते इस शख्स को।
हम आगे बढ़ गए। करमदाद ने कहा, मलक साहब, वर्दी के भी अपने ही टोर होते हैं। इस वक्त हम वर्दी में होते तो यही शख्स हमारे आगे पीछे फिर रहा होता। सच कहते हो, मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा। अक्सर लोग तो हमारी वर्दी ही को सलाम करते हैं। इतना बददिमाग शख्स मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हवालदार ने साथ चलते हुए तबसरा किया, लिहाज मुरव्वत नाम की कोई चीज तो उसके करीब से नहीं गुजरी। अपने भारी शय की वजह से मजबूर मालूम होता है। मैंने कहा, इसीलिए तो कहते हैं कि जिस्म पर ज्यादा चर्बी चढ़ जाए तो अकल भी मोटी हो जाती है। फिर आदमी चिड़चिड़ा और गुस्सावर हो जाता है। 2-4 और दुकानों से पूछगिछ करने के बाद हम एक हजाम की दुकान में दाखिल हो गए। हजाम की दुकान को इलाके की चौपाल की हैसियत हासिल होती है। यहाँ भांत भांत के लोग आते हैं और हर घर के मामलात जेर बहस आते हैं। हजाम हर मामले में दिलचस्पी भी लेता है और हस्बे तौफीक मुख्तसर या तवील तबसरा भी करता रहता है और अपना काम भी करता जाता है। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन थे। उस वक्त दुकान में 3-4 गाहक भी थे। हजाम एक आदमी का शेव बना रहा था, बाकी लकड़ी की बेंच पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम अंदर दाखिल हुए तो हजाम हमें भी कोई गाहक समझा। आओ जी, सत बिस्मिल्लाह। उसने हमें देखते ही अपने रवायती खुश दिली से कहा, आप बैठें, बस मैं अभी फारिग हुआ। हम बैठने नहीं आए राजा साहब, मैंने खड़े खड़े कहा। राजा, पिंड देहातों में हजाम को अमूमन लोग राजा भी कहते हैं। राजा के हाथ रुक गए। मेरे गैर मामूली लहजे ने उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिर दसो जी, मेरे पास क्यों आए हैं? मैंने मास्टर यूनस की तस्वीर दिखाते हुए कहा, हमें इस बंदे की तलाश है। ये चंद रोज कबल यहाँ आया था। यहाँ आया था? वो तस्वीर को देखने के बाद बोला, मेरी दुकान पर तो नहीं आया जनाब। इतनी देर में कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने गर्दन नीची करके तस्वीर पर एक नजर डाली। मैंने महसूस किया कि तस्वीर देखते ही उसके चेहरे पर शनासाई के तासुरात उभरे थे। वो बोला तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। शक्ल तो कुछ देखी भाली लगती है। मैंने कहा, ये बंदा हफ्ते वाले दिन एक बुर्का पोश औरत के साथ इस इलाके में आया था। हमें इससे मिलना है। आपने इसे कहाँ देखा था? उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया, आप किस सिलसिले में इस बंदे को ढूंढ रहे हैं? सिलसिला भी बता देंगे, पहले बंदे का सिरा तो हाथ आए। लगता है कोई गड़बड़ वाला मामला है। उस शख्स ने तस्वीर को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ याद आया, ये तो मुश्ताक बाजवा का परोना है। मुश्ताक बाजवा का घर किस तरफ है? मैंने तस्वीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसने तस्वीर मुझे दे दी, फिर बोला, बादशाह हो, बड़े औखे बोल रहे हो, जरा अपना तारुफ शारुफ ते कराओ पहले। मेरा नाम मलक सफदर हयात है, मैंने बताया। मैं एक थाने का इंचार्ज हूं और उस बंदे की तलाश में यहाँ आया हूं। वो आंखें फैलाकर बोला, कोई वारदात शारदात का चक्कर लगता है। कुछ ऐसी ही बात है। मुश्ताक बाजवा का घर तनूर वाली गली में है, उसने बताया। आप किसी से भी पूछ लें। अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। मैंने रास्ते में आते हुए तनूर देखा था। हम दुकान से निकलने लगे तो हजाम ने कहा, थानेदार साहब ऐसे तो ना जाएं, कोई लस्सी पानी पीते जाएं। आप पहली बार मेरी दुकान पर आए हैं। मैंने कहा, ये दुआ करो ये आखिरी बार भी हो। ठहरें जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। अपनी बारी के इंतजार में बैठे हुए एक शख्स ने उठते हुए कहा, मैं आपको खुद मुश्ताक के घर पहुंचा देता, मगर आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा चेहरा साबुन से भरा हुआ है। हजाम की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स ने लजाजत से कहा, गुस्ताखी माफ सरकार। जो शख्स हजाम की दुकान से उठकर हमारे साथ आया था, वो मुश्ताक बाजवा के दरवाजे तक हमारी रहनुमाई करके वापस चला गया। मुश्ताक बाजवा का घर खासा बड़ा था। आप उसे एक छोटी मोटी हवेली समझ लें। मेरी दस्तक के जवाब में एक खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला। उसकी उम्र 25-26 साल से ज्यादा नहीं थी। उसने एक चुस्त भड़कीला लिबास पहन रखा था। घने स्याह बाल सलीके से गुंदे हुए थे। आंखों में कजले की धार और होंठों पर मस्ती की तह जमी हुई थी। वो खूबसूरत नैन नक्श और सुर्खो सफेद रंगत वाली एक पुरकशिश औरत थी। अपने सामने अजनबी लोगों को देखकर उसने दरवाजा अधूरा बंद कर दिया और एक पटकी ओट लेकर खड़ी हो गई। फिर पूछा, आपको किससे मिलना है? मुश्ताक बाजवा घर में है? मैंने पूछा। मैंने दानिस्ता मास्टर यूनस और राहत का जिक्र नहीं किया था। उस औरत ने पटकी ओट से जवाब दिया, वो तो जी शाम को आएंगे। कहाँ गए हैं? वो किसी जरूरी काम से शेखुपुरा गए हैं, उसने बताया। पर आप कौन हैं?
मैंने उसकी बात का जवाब देने की बजाय हवालदार की तरफ देखा। कोई ज़रूरी पैगाम हो तो मुझे दे दें। दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, मैं मुश्ताक की बीवी हूँ। हम बहुत पैंडा करके आए हैं और मुश्ताक से मिले बगैर वापस भी नहीं जा सकते। मैंने अपने लहजे में मसनूई मायूसी भरते हुए कहा। मैंने उससे पहले आपको कभी नहीं देखा, वो औरत बोली। आपका नाम क्या है? मैंने सवालिया नजरों से हवालदार करमदाद की तरफ देखा। उसने एक आंख दबाकर मुझे इशारा किया। मैंने तुक्का चलाया। मेरा नाम हयात है और मेरे साथ चौधरी खुदा बख्श है। हवालदार चेहरे मेरे और मूंछों से कोई चौधरी ही दिखाई देता था। अगर मेरी ये चाल नाकाम हो जाती तो फिर मजबूरन मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता। ओ चौधरी खुदा बख्श कामों की वाले? मेरा तुक्का भी निशाने पर लगा था। मैंने जल्दी से कहा, जी हाँ, हम कामों की ही से आए हैं। मैं आपके लिए बैठक खुलवाती हूँ। उस औरत का लहजा एकदम बदल गया। मुश्ताक का आपका बहुत जिक्र करते रहते हैं। ये एक इत्तफाक ही था। तकदीर मेरे हक में मेहरबान थी। हमें बआसानी घर में दाखिल होने का मौका मिल गया था। थोड़ी ही देर के बाद हम मुश्ताक बाजवा की बैठक में बैठे ठंडी लस्सी पी रहे थे। मैं जानता था कि मुश्ताक घर लौटेगा तो फिर हमारा भेद खुल जाएगा, मगर उसकी मुझे जर्रा भर परवाह नहीं थी। मुश्ताक की बीवी ने अपना नाम जमीला बताया था। कुछ देर बाद वो भी हमारे साथ ही आकर बैठ गई। मैंने निगाहों ही निगाहों में हवालदार को मखसूस इशारा किया। वो मेरी बात समझ गया। फिर बोला, मोहम्मद हयात, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। आए चौधरी साहब, मैं आपको खुरा दिखा दूं। जमीला जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। दरअसल मैं चाहता था कि वो जरा घूम कर घर का मुआयना करे और मैं जमीला को बातों में लगाकर कुछ मालूम करने की कोशिश करूं। चौधरी खुदाबख्श यानी हवालदार करमदाद को खुरे में छोड़कर जमीला फिर बैठक में आ गई। मैंने पूछा, इतने बड़े घर में खामोशी छाई हुई है कि आपके सिवा इस घर में और कोई नहीं रहता? शाम तक रौनक लग जाएगी। क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? वो मुस्कुराकर बोली, आप यही समझ ले, वैसे मेहमान आ चुके हैं और आने भी वाले हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। वो जी, चौधरी साहब भी तो हमारे मेहमान ही है ना? उसने समझाने वाले अंदाज में कहा। वो तो है, मैंने कहा, पर और कौन मेहमान आने वाले हैं? दरअसल बात यह है जी कि कुछ दिनों से मुश्ताक के एक पुराने दोस्त अपनी बीवी के साथ हमारे घर ठहरे हुए हैं, उसने बताया। वही आने वाले हैं। आप बहुत मुश्किल बातें करती हैं, मैंने दानिस्ता अपने चेहरे पर परेशानी सजाते हुए कहा। वो खट से बोली, मुश्ताक भी यही कहता है कि मैं बात को पेचीदा बना देती हूँ। ठीक ही तो कहता है, मैंने मुस्कुराहट आमेज लहजे में कहा। अब यही देखें, एक तरफ तो आपने बताया है कि मुश्ताक का एक दोस्त अपनी बीवी के साथ ठहरा हुआ है और दूसरी तरफ कहती हैं कि वही आने वाले हैं। है ना उलझी हुई बात? आप मेरी बात को ठीक तरह से समझे नहीं हैं, जमीला ने मासूमियत से कहा। दरअसल वो मेहमान आज सुबह मुश्ताक के साथ ही शेखुपुरे गए हैं और उसके साथ ही शाम को वापस आएंगे। मैंने इत्मीनान की सांस ली, वरना मुझे तो लग रहा था कि हमें यहाँ पहुंचने में ताखीर हो चुकी है और मास्टर यूनस कहीं और कूच कर गया है। घर में छाई खामोशी तो इसी बात का ऐलान कर रही थी। उसी वक्त हवालदार भी बैठक में आ गया। उसके चेहरे को देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि उसका दौरा नाकाम रहा था। अच्छा जी, आप लोग बातें करें, मैं जरा रात की हांडी रोटी का इंतजाम करूं, जमीला ने उठते हुए कहा। बस थोड़ी ही देर में वो लोग भी आने वाले हैं। वो घर के अंदरूनी हिस्से में चली गई तो हवालदार करमदाद ने मायूस लहजे में कहा, मलक साहब, लगता है हम बहुत लेट पहुंचे हैं। क्यों? वो बोला, पूरा घर बाएं बाएं कर रहा है। 2 हंसों का जोड़ा गायब है। मैंने जमीला से हासिल शुदा मालूमात हवालदार के गोश गुजार की तो उसका चेहरा खुशी से तमतमा उठा। वो अपने थैले को थपथपा कर बोला, आज उस बिज्जू की खैर नहीं है, बहुत दौड़ाया है उसने हमें। एक बार काबू में आ जाए फिर मजा चखाऊंगा। करमदाद जिस थैले को थपथपा रहा था उसमें हथकड़ियां थी। हम पूरे इंतजामात के साथ थाने से निकले थे। मुझे कभी उम्मीद थी कि हम मुजरिम को गिरफ्तार करके ही लौटेंगे। अब हमारी फतह में थोड़ी ही देर बाकी थी। जब तक मुश्ताक बाजवा शेखुपुरे से वापस ना आ जाता, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इंतजार के। सो हम कर रहे थे। जमीला के रवैये को देखकर मैंने महसूस किया कि उनके घर में अक्सर मुश्ताक के दोस्त आते रहते होंगे और जमीला भी उनसे पर्दा वगैरह नहीं करती होगी। जभी तो उसने ये सुनते ही कि कामों की से चौधरी खुदाबख्श आए हैं, फौरन हमें घर के अंदर बुला लिया था। अगरचे वो चौधरी साहब की
صورت نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہ غائبانہ طور پر چودھری سے متعارف تھی۔ میں تو اس اتفاق کو اپنی خوش قسمتی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ مشتاق باجوہ نے آتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا۔ جب اس کی بیوی جمیلہ نے بتایا کہ ہم نے اپنا تعارف چودھری خدا بخش اور محمد حیات کے طور پر کرایا تھا تو وہ چراغ پا ہو گیا اور ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ خیر اس بات کے لیے تو وہ حق بجانب بھی تھا، مگر وہ یہ بات ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ اس کا دوست ماسٹر یونس راحت کو بھگا کر لے آیا تھا۔ وہ اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی ہی ہیں۔ جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی تو وہ ٹھنڈا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ہم اسی وقت ماسٹر یونس اور راحت کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ انہوں نے گرفتاری دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی، ورنہ فطری رد عمل کے طور پر انہیں پریشان تو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر لگتا تھا انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی۔ سکندر علی کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی بازیاب ہو گئی ہے تو وہ دوسرے روز تھانے چلا آیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کوئی صلح صفائی کی بات کرے گا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے دریافت کیا کہ راحت کہاں ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ حوالات تک لے گیا۔ ہم نے گزشتہ رات دونوں بھگوڑوں کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کر دیا تھا۔ سکندر علی نے نفرت سے راحت کی طرف دیکھا، پھر گرجنے برسنے کی بجائے ایک ہی لفظ 3 بار دہرایا۔ اس نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں 1 منٹ بھی نہیں رکا۔ ماسٹر یونس نے نہایت شرافت سے اپنا ایک ایک جرم قبول کر لیا تھا۔ اس کے برعکس راحت نے بڑا کھلا ڈلا بیان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ماسٹر اسے شروع ہی سے بہت اچھا لگا تھا، مگر اس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ اچھا لگنا بڑھتا گیا۔ اسے یونس کی موجودگی میں عجیب سا سرور محسوس ہونے لگا۔ وہ اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے، مگر اس کا خاوند اس کے سر پر نہیں تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں یونس کی باتیں اس پر گہرا تاثر چھوڑنے لگی۔ ان دونوں میں جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ فضل بی بی کی موجودگی میں ہی ہوتی تھی۔ آتش عشق دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ پھر وہ چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ لمبی لمبی تنہا راتوں کو وہ بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی۔ اس کا جی چاہتا کہ یونس ہر وقت اس کے پاس بیٹھا رہے۔ پہلے یوں ملتے ہوئے انہیں ڈر محسوس ہوتا تھا، پھر یہ ڈر جھجک میں بدل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ جھجک بھی دور ہو گئی۔ خوف جاتا رہا تو شرم بھی رخصت ہو گئی۔ اب وہ اکثر راتوں کو کبھی مختصر اور کبھی طویل ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ تاہم راحت نے قرآن کی قسم کھا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ کبھی حد سے نہیں گزرے تھے۔ ان کے درمیان بس پیار محبت کی باتیں ہی ہوتی تھیں، اور یہ کہ ابھی تک ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا۔ راحت نے بتایا ہم ابھی 1-2 روز میں نکاح کرنے والے تھے۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم اپنے شوہر کی موجودگی میں دوسرا نکاح کس طرح کر سکتی تھی؟ پھر میں نے اس بارے میں اسے تفصیلاً بتایا تو وہ معصومیت سے بولی، مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی تھانے دار صاحب۔ خیر اب تم آزاد ہو گئی ہو، سکندر علی نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تم اپنی مرضی سے کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو، مگر عدت کی مدت گزارنے کے بعد۔ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے نا؟ میں تم دونوں کو عدالت میں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بولی، میں نے سنا ہے کہ عدالت سے لوگ سیدھا جیل جاتے ہیں، کچھ لوگ باعزت گھر بھی آتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی تو بے گناہ ہیں تھانے دار صاحب۔ اس نے کہا، محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، عدالت ہمیں بھی چھوڑ دے گی نا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، محبت کرنا تو واقعی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، غیر محرم کے ساتھ گھر سے فرار ہونا اور مردوں کو قبر سے نکال کر نظر آتش کرنا اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنا جرم ہے بی بی۔ تم دونوں سزا سے نہیں بچ پاؤ گے۔ میں اس کو ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دونوں نے اقبالی بیان دے کر میرا کام آسان کر دیا، ورنہ مجھے کچھ سخت طریقے آزمانا پڑتے۔ مجرم تو وہ تھے ہی، مگر ہمیں مجرم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اقبال بھی کروانا پڑتا ہے۔ دوسرے روز میں نے ان کا چالان تیار کر کے دونوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ دوسری پیشی پر عدالت نے انہیں سزا سنا دی۔ ماسٹر یونس کو 2 سال قید بامشقت اور راحت کو 2 سال قید محض کی سزا ہوئی تھی۔ دونوں اپنی سزا کی مدت پوری کرنے کے بعد ایک ساتھ رہا ہوئے اور چند دن کے بعد انہوں نے باقاعدہ نکاح کر لیا۔ میں جب تک اس تھانے میں رہا دونوں کو خوش و خرم پایا، کیونکہ شادی کے بعد انہوں نے ایک قریبی محلے ہی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اب خدا جانے کہاں ہوں گے، شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔